हाँ यस हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो होपफुली यू आर फाइन गुड एंड यस नाउ आपका वेट जो है ओवर होता है माय डियर फ्रेंड्स। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यस एवरीवन, तो आज जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, एचपीएससी एमई का क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिस पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्या कट ऑफ हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट का डाटा आ रहा है, आपका आंसर की भी आने वाला है। ये सारा चीज हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर दैट मैं बोलूंगा यू कैन शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड आल्सो। तो आज हम लोग जो 8 तारीख को एग्जाम हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, आपने आई थिंक होपफुली आपने दिया होगा। तो ये है हमारा, यहाँ पर हम बात डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट पेपर का डिस्कशन होगा, आंसर की प्लस हम लोग ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा अपने लोग कटअप पे भी बात करने वाले हैं क्या होना। बट बिफोर दैट मैं सबसे पहले आपको एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू देने वाला हूं कि किस पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यस आप मिला सकते हो। मैं यही आपको बताने वाला हूं कि किस पार्ट से मैकेनिकल की जब मैं बात करूं तो कहां से कितना क्वेश्चन आया था, ये हम लोग सबसे पहले यहां पर देखने वाले हैं। तो आज चलते हैं बगैर आपका टाइम, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस। तो हम लोग चलो आ जाओ। देखो सबसे पहले जो अपना एग्जाम हुआ था, है ना, एचपीएससी मैकेनिकल पेपर एनालिसिस में बात करूं तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये आप देख सकते हो कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है। माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड मैंने जैसे बताया था प्रोडक्शन पार्ट से कहीं ना कहीं आपको ज्यादा क्वेश्चन दिखेगा। तो मटेरियल साइंस से लगभग 21 क्वेश्चन आए हुए, 21 क्वेश्चन फ्रॉम द मटेरियल साइंस सेक्शन। ठीक है, अगर मैं मशीन डिजाइन की बात करूं तो 4 क्वेश्चन आया हुआ है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 3 क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोडक्शन से थोड़ा, ठीक है, प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस मिला दो तब तो अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तकरीबन 34 आप देख सकते हो, 33-34 क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रोडक्शन से हमारे पास 12 क्वेश्चन है। फ्लूइड मैकेनिक्स सेकंड हाईएस्ट वेटेज नंबर था जिसमें 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। हीट ट्रांसफर से हमारे पास 5 क्वेश्चन आया हुआ था। थर्मोडायनामिक्स से 4 क्वेश्चन था। थ्योरी ऑफ मशीन जिसको आप टोम बोलते हो, यहां से 16 क्वेश्चन था। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक्सपेक्टेड 12 क्वेश्चन था। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से एक ही क्वेश्चन आया, थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, मतलब मजाक किरकिरा कर दिया, कम क्वेश्चन है। अब कुछ जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था। जनरल इंजीनियरिंग इसलिए कुछ ऐसा जो समझो जो जनरल में जो यूज हो रहा है उससे रिलेटेड था हमारे पास। ठीक है, सो यस वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारा आप देख सकते हो रफली हमारा हम जो बताया कितना क्वेश्चन किस पार्ट से पूछा गया था। तो देखो जो बच्चे जो भी आगे एग्जाम देने वाले हो, थोड़ा आप इसे आइडिया भी लगा सकते हो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन 21 क्वेश्चन था जो मटेरियल साइंस से था। सेकंड हाईएस्ट जो था वो आपको थ्योरी ऑफ मशीन से था जहां से 16 क्वेश्चन आया था। ये मैं साथ ही साथ आपको ये भी दिया हूं बगल में कि कितना नंबर क्वेश्चन है या कितना क्वेश्चन है जिस पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। जैसे जब मैं मटेरियल साइंस की बात करूंगा तो वहां से एक क्वेश्चन है जहां पे ऑब्जेक्शन हम लोग कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद मैं जब बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी ऑफ मशीन, यहां से भी एक क्वेश्चन है जिसमें हम ऑब्जेक्शन करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 2 क्वेश्चन है जहां पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है जहां पे कहीं ना कहीं इशू है। और जनरल इंजीनियरिंग, तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स जहां पे क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, यानी कि क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं था, जो ऑप्शन दिया हुआ था वो परफेक्ट नहीं था। उसे हमें आपको ये भी मैं बताऊंगा ये कौन कौन सा क्वेश्चन है जिस पे हमें ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन था दैट वाज नॉट द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एंड आल्सो और भी कुछ दिक्कत था, कहीं पे डाटा मिसप्रिंट था जिसका आधार पर हम आंसर नहीं कर सकते थे। तो ऐसा 5 क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स जिस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अभी हम चलेंगे डिटेल सॉल्यूशन पे। तो अब रफली आपको आइडिया लग गया होगा कहां से कितना क्वेश्चन आया होगा। और एक चीज मैं बता दूं, हम बहुत जल्दी माय डियर फ्रेंड्स पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन लेके आएंगे। अभी चूंकि आप लोग आंसर की बात कर रहे थे तो हम लोग आंसर की बताने वाले हैं, इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, लेकिन बहुत जल्दी मे बी कल परसों तक पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन दे दूंगा। हर जितना क्वेश्चन है सबका डिटेल्ड आपको सेक्शन वाइज मिल जाएगा। सो बी रेडी, आर यू रेडी? स्टार्ट किया जाए माय डियर फ्रेंड्स। यस सर, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो पहला क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन पे है माय डियर फ्रेंड्स। ये आपका पेपर है, सेट डी था, सेट डी जो हमारे पास आया था सेट डी का था। तो सेट डी के अनुसार हम आंसर दे रहे हैं, आप अपने अनुसार अपना सेट में आप चेक कर लोगे क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है, क्वेश्चन वही होगा। तो सेट डी की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आप बाद में क्या आप डिटेल ये सब तो आपने सारा कुछ पढ़ ही लिया होगा, नेगेटिव मार्किंग वगैरह 1/4 वगैरह। तो पहला क्वेश्चन ये था आपके पास, मेनी एडवांस मटेरियल आर नॉट स्पेरिकल इन देयर स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल नैनो वायर्स और नैनो फाइबर्स, द प्रिंसिपल रीजन, इसका मेन रीजन क्या है? तो यस माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है, ये हो जाएगा ग्रोथ डायरेक्शन आर प्रेफर्ड एज फॉर द मिनिमम फ्री एनर्जी। मैं क्लास में बार बार बताया करता हूं कि जो मिनिमम फ्री एनर्जी होगा यहाँ पे होगा। हालांकि यहाँ पे बहुत सारा बच्चा है जो सी भी लगा के आया हुआ है, मुझे बताया, बट सी करेक्ट आंसर नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन,
ये आपका टोम का क्वेश्चन इन जायरोस्कोप हाउ आर द स्पिन स्पीड एंड द, आप लोग को क्वेश्चन विजिबल है ना, या मैं जूम कर दूं, क्वेश्चन विजिबल है, प्रॉपर विजिबल है ना माय डियर फ्रेंड्स, चलो ठीक है। सो इन जायरोस्कोपिक हाउ आर द स्पिन स्पीड एंड द गवर्नर कपल रिलेटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द जायरोस्कोपिक कपल इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द स्पिन स्पीड। गुड, ये हमारा टोम का क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, ये टोम का है, जैसे आपने देखा था सेकंड हाईएस्ट, सबसे सेकंड नंबर में जो सबसे ज्यादा आया था वो टोम का ही क्वेश्चन था, 16 क्वेश्चन टोम से आया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, कंसीडर अ गियर ट्रेन, गियर एंड गियर ट्रेन से क्वेश्चन आया हुआ है, टू अपर गियर इफ द इनपुट गियर हैज 32 टीथ एंड रोटेट एट 800 आरपीएम। आपने क्लास में किया होगा तो सर ने सेम क्वेश्चन करवाया था। देन व्हाट इज द रोटेशनल स्पीड अचीव्ड ऑफ द आउटपुट गियर विथ 160 टीथ, जिसके पास टीथ है। ये देखो सॉल्यूशन भी है, बट डिटेल सॉल्यूशन हम करेंगे, जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा C4 चेन्नई 160। तो इसका आंसर हो जाएगा, और आप ना मिलाते रहो, जब हम 30-35 क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि बताओ आपने कितना क्वेश्चन अभी तक सही किया है। तो गुड, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट मैकेनिज्म ऑफ दोज लिस्टेड बिलो बेस्ट प्रोड्यूस द ऑपरेशन ऑफ रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन। इसका आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। डिटेल सॉल्यूशन में हम इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन फिर हमारे पास टोम का है, इन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग अ रोलर द सर्कुलर रोलर रेडियस आर रोल विथ अ लीनियर वेलोसिटी, कैसा है v, ठीक है, एंड अनदर स्टैटिक्स मेंबर द वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे पूछा जा रहा है बिटवीन द रोलर एंड द स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम, तो जीरो वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्लिपिंग हो जाएगा। रितु क्लियर है ना? गीता सेठी एवरीवन, चलो तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि स्लिपिंग नहीं होना। अगला क्वेश्चन, इन क्लासिकल मैकेनिज्म व्हाट कंस्ट्रेंट आर इंपोज्ड बिटवीन द काइनेमेटिक्स पेयर, ठीक है, रिजिड कपलिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ पेयर, लाइन कांटेक्ट, फिर फोर्स ट्रांसमिशन बिटवीन द मेंबर ऑफ द पेयर, और ऑप्शन डी है रिलेटिव मोशन बिटवीन द मेंबर ऑफ पेयर्स। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिलेटिव मोशन हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। रिलेटिव मोशन बिटवीन पेयर्स की बात करते हैं, जब आप मैकेनिज्म की बात करते हो, एक को फिक्स करते हो, दूसरे में आप मोशन को ट्रांसमिट करते हो। तो आंसर हो जाएगा डी फॉर डेली। अगला क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ गवर्नर इन मशीन, मतलब गवर्नर का क्या काम होता है। सर क्वेश्चन की पीडीएफ अभी आपको जो डिस्क्रिप्शन है ना, वहां पे मैं क्वेश्चन का पीडीएफ डलवा दूंगा, क्वेश्चन और प्लस ये आंसर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो डोंट वरी। सो गवर्नर क्या करता है, गवर्नर मेंटेन द स्पीड ऑफ ऑपरेशन विथ स्पेसिफाइड लिमिट अंडर वैरिंग लोड। गवर्नर का यही काम होता है, जो स्पीड होता है उसको रखना अंडर द गिवन वैरिंग लोड कंडीशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रेस स्टेट ऑन द स्पोक ऑफ फ्लाई व्हील अंडर ऑपरेशन। ये भी आपका टोम का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पोक पे कैसा लोड लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है दिस विल कम्स आउट टू द टेंसाइल स्ट्रेस। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपके पास जो एरिबोन गियर है, इसको किसके लिए यूज करते हैं, तो इलिमिनेट द एक्सियल थ्रस्ट। आपने देखा होगा जो थ्रस्ट डेवलप हो जाता है, इसको हम लोग इलिमिनेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो जो हेरिबोन्स गियर आर यूज होता है, बेसिकली होता है इलिमिनेट द एक्सियल थ्रस्ट करने के लिए इसको हटाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बीच में सोम का क्वेश्चन आ गया है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल पूछा गया था, सारा वैल्यू आपको दे रखा था। पॉइंट कंपोनेंट लोडेड अंडर द प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, सिग्मा एक्स दे रखा था, सिग्मा वाई दे रखा था, टॉ एक्स वाई दे रखा था। पॉसिबल मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल की पूछा जा रहा है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपसे पूछा जा रहा था। सीधा फॉर्मूला लगाते, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा वाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स स्क्वायर। दोनों हमसे पूछा जाता है मिनिमम मैक्सिमम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 80 प्लस 50 130 हो जाएगा, 80 माइनस 50 30 हो जाएगा। आराम से आप कर सकते थे, ये कोई दिक्कत नहीं था। इसका आंसर हो जाता C4 चेन्नई, और आराम से आप कर देते। अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये टोम का क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, जो आपने पढ़ा होगा, जो हम पढ़ते हैं वहां पे, वहां से क्वेश्चन लिया गया। क्या स्प्रिंग, मतलब जो हम वाइब्रेशन की बात करते हैं वहां से है। सर एग्जाम यही का क्या था, 2 स्प्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ बट हैविंग स्टिफनेस 10 न्यूटन पर mm एंड 15 न्यूटन पर mm सपोर्ट द मास ऑफ 2 टर्न्स इन सीरीज। फाइंड द, दो है, एक का स्टिफनेस 10 है, एक का 15 है, सीरीज कनेक्शन है, मास आपको 2 टर्न्स दे रखा है। तो आपसे पूछा गया था सॉल्व करोगे बाय सॉल्विंग दिस। यहाँ पे सॉल्यूशन भी जैसे मैंने आपको बताया, डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग बहुत जल्दी देखने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा। सॉल्व करने के बाद विल फाइंड द आंसर इज A फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर क्या है, व्हाट आर द सडन चेंज ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए सिस्टम, इट इज सब्जेक्टेड टू अ जर्क। ओके, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ काइनेमेटिक वेरिएबल जर्क। जर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, बाय सॉल्विंग दिस विल गेट द आंसर D फॉर डेली, मीटर पर सेकंड क्यूब। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए सिस्टम ऑफ 2 डिस्क कनेक्टेड बाय अ शाफ्ट इन अंडर रोटेशन एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी
इफ द मास ऑफ द डिश इज डबल, मास को हमने डबल कर दिया, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीजेज, ऑप्शन बी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीजेज। तो सॉल्व करने के बाद आप देखोगे डिक्रीज हो जाएगा और आंसर हो जाएगा बी फॉर मुंबई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द क्लासिकल रेलिक डैम्पिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, द डैम्पिंग, यहाँ पे भी आप देखोगे सॉल्व करने के बाद जब आप पढ़ोगे ये ऑप्शन हमारे पास जो सी है सही आंसर है। रेलिक डैम्पिंग इज प्रोपोर्शनल टू बोथ द मास एंड द इलास्टिक स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 15, यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपको बताया था, टोम से एक क्वेश्चन आपने देखा था जिसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं बताऊं गेट से लिया गया क्वेश्चन था, बट जब ये क्वेश्चन आया था माय डियर फ्रेंड्स तो वहां पे प्रॉपर गिवन था, हमारे पास फिगर दिया हुआ था, बट यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा गायब है। समझ लो बात, फिगर नहीं दिया हुआ है, फिर आंसर करना मुश्किल है। तो एक ही हमारा ये क्वेश्चन है जिसको हम लोग रख रहे हैं, जहां पे हम लोग चैलेंज की बात करेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे जो 15 नंबर क्वेश्चन है टोम से। तो अभी फिलहाल इसको हम लोग छोड़ते हैं, जब चैलेंज पाएंगे देन विल चेक आउट इट। अगला क्वेश्चन है इलास्टोमर आर कैपेबल ऑफ arranging their original shape on the removal of load applied. Hence, flexibility is most important for those material which is the only the important factors. तो यहाँ पे जो बात हो जाएगा इलास्टिक, ये जो इलास्टोमर्स होता है, क्लास में बताया था इलास्टोमर्स के बारे में, तो आंसर हो जाएगा इलास्टिक्स और यंग्स मॉडुलस। तो आंसर जो है ए इज द राइट आंसर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली इसको हम लोग मटेरियल साइंस में जब डील करते हैं, स्पेशली जब पॉलीमर वगैरह की बात करते हैं, तो वहां पे ये थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन ये है मशीन डिजाइन से क्वेश्चन है, एसएन डायग्राम जो एक चैप्टर होता है हमारे पास फटीग लोड, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। एसएन डायग्राम डिनोट फटीग लाइफ ऑफ ए मटेरियल, वन इंपोर्टेंट डिजाइन पैरामीटर ऑफ एसएन डायग्राम इज फटीग स्ट्रेंथ। सही बात है, which is defined as the maximum stress below which fatigue life is infinite. ठीक है, which condition does not apply for FCC metals like aluminum and alloy, then what is the fatigue strength of aluminum alloy? तो ये जो बात करते हैं तो मैं बताया हूं बेसिकली ये जो हमारे पास 10 लाख साइकिल होता है, मैक्सिमम साइक्लिक स्ट्रेस फोर्स, देखो ये बताता भी हमेशा साइक्लिक स्ट्रेस के लिए, अगर साइक्लिक स्ट्रेस में सेफ है तो ये हमेशा सेफ रहेगा, क्योंकि सबसे खतरनाक साइक्लिक लोड ही होता है ना, बार बार ऐसे ऐसे होना, जितना क्लॉकवाइज उतना एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक लोड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन, द इंपैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल इज यूजुअली हायर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, दिस प्रिंसिपल बिकॉज। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं, यहाँ पे एक गलत चीज क्या है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। क्यों सर? यहाँ पे लिखा हुआ है यूजुअली, है ना, इंपैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल यूजुअली हायर देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब जनरली ऐसा होता है। लेकिन जब आप सच्चाई की बात करोगे तो जनरली ऐसा होता ही नहीं है। बहुत कम मटेरियल है जहां पे हम इंपैक्ट स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, ये ज्यादा होता है। ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूजुअली, मतलब हमेशा, सामान्यतः ऐसा होता है, बट सामान्यतः इंपैक्ट स्ट्रेंथ और हम बात करते हैं हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसमें कोई खास रिलेशन नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। तो इसका आंसर फिलहाल हम तो लगा देंगे ए, नो इशू, बट यस दैट क्वेश्चन कैन आल्सो बी चैलेंज्ड बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ यूजुअली। समटाइम्स लिखा होता तो हमें समझ में आता है, समटाइम्स बोलता तो ठीक है, बट यूजुअली मतलब हमेशा होता है, ये बात सही नहीं है दोस्त। तो ये क्वेश्चन जो है आप ऑब्जेक्शन हम लोग देंगे आपको, आप जा सकते हो कि सर ये यूजुअली टर्म लेके मजा नहीं आ रहा। यूजुअली मतलब आप बोलते सामान्यतः ऐसा होता है, मतलब जनरली इंपैक्ट स्ट्रेंथ जो है टेंसाइल से ज्यादा होता है, ऐसा आप बोलना चाह रहे हो। लेकिन सच्चाई में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है सर, हर मटेरियल में ऐसा नहीं होता है सर, ये बहुत कम मटेरियल है जिसमें ऐसी कहानी होता है, वो भी दिस इज बिकॉज़ द हाई स्ट्रेन रेट होता है। ठीक है, यूजुअली लेके बच्चे कंफ्यूज कर सकता था, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है, बट फिलहाल जो आंसर हम दे देंगे गिवन कंडीशन में ए हो जाएगा आंसर, बट यस दैट क्वेश्चन कैन आल्सो बी चैलेंज। अगला क्वेश्चन, सेल और थिन स्ट्रक्चर नॉर्मली यूज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर द स्ट्रेंथिंग देम, है ना। इसका आंसर हो जाएगा लाइट मेटल मोनोस्कोप। मोनोस्कोप क्या होता है? एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है माय डियर फ्रेंड्स, मैंने क्लास में बताया भी था, जो जिसको हमको ज्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करना होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है, तो हम लोग इस टाइप को मोनोस्कोप को यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए लाइट मेटल मोनोस्कोप। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एडिटिव बॉन्डिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मिनिमम एडेसिव थिकनेस या बॉन्ड शेयर स्ट्रेंथ। तो एडेसिव बॉन्डिंग में जो मेन इंपोर्टेंट होता है बॉन्ड शेयर स्ट्रेंथ, सो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ये सही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आर ऑर्डर्ड, एमोर्फस स्ट्रक्चर्स आर डी, अच्छा, हाउ द क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस स्ट्रक्चर डिफर। ऑब्वियस सी बात है, ये तो आराम से बता सकोगे। क्रिस्टलाइन ऑर्डर होता है, क्रिस्टलाइन में जो यूनिट सेल होता है एक रेगुलरली पैटर्न में अरेंज होता है,
बट हम एमोर्फोस की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, बीच में गायब होता है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर आपने आराम से कर दिया होगा, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, और होपफुली सबने लगाया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 था। अगला क्वेश्चन है ना, व्हाट ब्रिंग्स मैक्सिमम टफनेस एट अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो आंसर है सिलेक्टिव एल्वाइंग, ग्रेन रिफाइनमेंट, ग्रेन रिफाइनमेंट करने से टेम्परिंग, अवॉइडिंग TMENT टेम्परिंग प्रोसेस जो आप हीट ट्रीटमेंट पढ़ते हो। इसका जो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, सिलेक्टिव एल्वाइंग, एल्वाइंग करके हम ग्रेन को रिफाइन करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपना टफनेस को हम चेंज कर सकते हैं, ग्रेन रिफाइन कर सकते हैं, हम एल्वाइंग एलिमेंट करवा सकते हैं, इवन हम टेम्परिंग करते हैं तो उससे भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन द कंटेस्ट ऑफ ट्रस मेंबर ऑफ एन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ट्रस आपने पढ़ा होगा ना, जब आप ट्रस की बात करते हो क्लास में मैकेनिक्स में, जब आप ट्रस की मेंबर की बात करते हो, इस टाइप से बहुत सारा मेंबर लगा होता था, आपको याद होगा क्लास में हम लोग ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो ट्रस टेंसाइल लोड ले सकता है सर। ट्रस मेंबर कैरी बेंडिंग लोड, नहीं बेंडिंग नहीं लेगा। ट्रस मेंबर कैन कैरी कंप्रेसिव लोड, यस सर कंप्रेसिव लोड ले सकता है, इसमें टेंसाइल भी हो सकता है और हमारा कंप्रेसिव भी हो सकता है। ट्रस मेंबर कैन कैरी टॉर्शनल लोड, नहीं सर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, by solving this we can say 1 and 3 are the correct, तो yes B is the right answer। ठीक है, इज इट क्लियर? अभी तक बताओ आप लोग का कैसा चल रहा है जी, बताओ कैसा ट्रेंड चल रहा है, सही चल रहा है ज्यादा या गलत चल रहा है, कैसा ट्रेंड है आप लोगों का, बताओ कैसा चल रहा है, सही चल रहा है? हाउ इज योर ट्रेंड माय डियर फ्रेंड्स, सही चल रहा है ना? चलो अगला क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ये भी क्वेश्चन हमारा मैकेनिक्स का है, जब हम लोग वर्चुअल वर्क के बारे में पढ़ते हैं वहां से इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सो वर्चुअल वर्क इज द वर्क डन बाय रियल फोर्स थ्रू द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ये बात सही है सर, सही बात है। वर्क ये जिसने भी लगाया सही लगाया, वर्क डन इज द वर्क डन बाय द रियल फोर्स थ्रू द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही बात है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मस्ट कंसिस्ट विद द फिजिकल कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम, ये बात भी सही है, हमारे पास कंस्ट्रेंट होगा। थर्ड स्टेटमेंट, द वर्चुअल वर्क ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज जीरो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम वर्चुअली बात करते हैं तो वर्क डन टोटल कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर तीनों से 1, 2 and 3 ऑल आर द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वर्चुअल वर्क। क्लास में बताया हूं हम लोग, वर्चुअल वर्क में रियल फोर्स होता है बट हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, है ना, वहां पे हमारे पास कंस्ट्रेंट होता है, ये बात भी सही है। और साथ ही साथ जब हम जीरो की बात करेंगे इक्विलिब्रियम, तो चूंकि ये वर्चुअल है तो जीरो हो जाएगा, तो तीनों सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर माय डियर फ्रेंड्स, फॉर अ ब्लॉक ऑफ मटेरियल सब्जेक्टेड टू वर्टिकल कंपोनेंट लोड एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स F is stationary on a surface with a coefficient of static friction, coefficient of static friction कितना दे रखा है, this is given mu s and the coefficient of dynamic friction is given mu d, then the applied horizontal force F। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार, मैकेनिक्स का था, आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था। अब बोलोगे सर स्टैटिक्स है ना सर, यहाँ देखो ना स्टेशनरी लिखा हुआ है सर, स्टेशनरी लिखा हुआ है, तो जो हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है ये ऑब्वियस सी बात है किससे कम होगा, हमारे पास अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगा। मैक्सिमम जो हम बात करते हैं तो मैक्सिमम कितना हम लगा सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद आप बोल दोगे इसका जो आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स लेस देन, चूंकि स्टेशनरी कंडीशन में है तो म्यू एन से हमारे पास ये हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे जाओ फटाफट, ये क्वेश्चन सोम का है। इन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आइडेंटिफाई द यील्ड पॉइंट एंड द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यील्ड पॉइंट हमारे पास अपर यील्ड पॉइंट होता है, तो ये यील्ड पॉइंट हो गया, डी आपका अल्टीमेट पॉइंट हो गया, तो सॉल्व करोगे तो देन यू विल फाइंड द आंसर बी, पॉइंट बी इज द यील्ड पॉइंट एंड पॉइंट डी इज द अल्टीमेट, ये पॉइंट। ठीक है, चलो कम टू द अगला क्वेश्चन। for a problem of torsion G, if G represent the shear modulus of the material, L is the length of the torsional load, J is the area moment of inertia, T is the applied torque and the angle of twist caused by the applied torque is given by, तो ये सिंपल फार्मूला था यार, आप सिंपल फार्मूला जो टॉर्सन इक्वेशन का जो फार्मूला आता है सिंपल फार्मूला था, आप करोगे तो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो जाएगा LT अपॉन GJ आ जाएगा, तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं था, सिंपल फार्मूला पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, a steel wire of length L, cross sectional area A, subjected to tensile load P that caused deformation of D. Okay, what is the expression for the strain energy stored in the wire due to the quasi-statics elongation, मतलब slightly elongation हो रहा है, तो इसका भी strain energy जो होता है PDL अपॉन PD अपॉन 2L करोगे
तो डी हमारे पास सॉल्व करोगे, हाफ पी इंटू डिफ्लेक्शन करोगे, देन विल फाइंड द आंसर इज व्हाट, डी इज द राइट आंसर। सो यस, ये हो गया क्या? अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, if a rectangular beam is subjected to pure bending, कैसा pure bending load, then what is the location along the beam cross section if the axial stress is zero? कहां पे होता है my dear friends? तो axial stress is zero होता है कहां पे? न्यूट्रल एक्सिस पे जो स्ट्रेस होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक न्यूट्रल एक्सिस पास करेगा जहां पे हमारे पास जीरो हो जाएगा। आई थिंक ये सबने सही किया होगा। अब देखो, ये क्वेश्चन भी है जिसको हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्यों सर, क्यों कर सकते हो? क्यों कर सकते हो? दैट इज अनदर क्वेश्चन जिसको हम लोग ऑब्जेक्शन में लाएंगे। क्या लिखा हो? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी? ओके, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन द यूनिट शोन बिलो। जे रिप्रेजेंट द एनर्जी इन जूल, ठीक है, एम रिप्रेजेंट द लेंथ इन द मीटर एंड एन रिप्रेजेंट द फोर्स इन न्यूटन। तो मुझे पूछा गया था, देखो एक बात बताओ, आप खुद समझो थोड़ा, बी और सी के बारे में जज करो। बी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन डी, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? वन सेकेंड, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? वन सेकेंड, वन सेकेंड। ठीक है, सो मैं आपको ये बता रहा था माय डियर फ्रेंड्स, देखो जूल भी क्या होता है, जूल को क्या लिखते हो? न्यूटन मीटर, है ना, अपॉन मीटर क्यूब, तब ये भी आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन बी देखो, ये भी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डायरेक्टली है, ये इनडायरेक्टली है, ये इनडायरेक्टली है, जूल पर मीटर क्यूब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगा। और बी भी हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। बताओ बच्चे क्या लगाएगा, बताओ आप लोग क्या लगाएगा, आप मुझे खुद बताओ, व्हाट दे विल डू। तो इसीलिए मैंने बोला दैट क्वेश्चन इज आल्सो ऑब्जेक्शनेबल, जिसमें हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बट ठीक है, इसमें कुछ कह ही नहीं सकते हो, तो ये भी ऑब्जेक्शन है, दोनों का ऑप्शन हमारे पास सेम ही आ जाएगा। तो दैट थिंग्स इज द पॉइंट दैट यू हैव टू बी कीप इन माइंड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेस्ट ऑफ मोर सर्कल, ये सोम का क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। इन द कंटेस्ट ऑफ मोर सर्कल, representation of stress at a point, which of the following statement is true? More circle determine the principal stress of the stress state, ये बात बिल्कुल सही है। More circle determine the maximum minimum stress state, ये भी सही है। More circle determine the strain energy, नहीं सर, More circle strain energy की बात नहीं करता है सर, More circle ऐसा इसकी बात नहीं करता है सर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बी, थर्ड क्वेश्चन सही नहीं होगा। द फोर्थ वन, मोर सर्कल हेल्प्स एस्टिमेट द स्ट्रेस अलोंग द एनी डायरेक्शन एट अ पॉइंट गिवन। तो आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। मोर सर्कल स्ट्रेन एनर्जी की बात नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 आर ट्रू। यस, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एनर्जी हैव सेवरल यूनिट्स, most common are joule, kilojoule, etc, but most basic standard form is always in SI unit. In which case which of the following is true? Energy and surface energy are same and SI unit is Newton per meter square. Energy and surface energy are same, SI Newton per meter. Okay, energy and surface energy are different. While energy is Newton meter, surface energy is, जैसे आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन, वहां पे सरफेस एनर्जी क्या था? न्यूटन पर मीटर होता है और ये न्यूटन मीटर, तो दोनों अलग अलग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। अगला क्वेश्चन, मटेरियल इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, है ना, किसी मटेरियल को इंजीनियरिंग मटेरियल क्यों कहते हैं हम लोग? बियर, लोड और स्ट्रेस। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, हैव हाई स्ट्रेंथ फ्रॉम अल्ट्रा लो क्रायोजेनिक और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यूनिफॉर्मली, नोट टू गेट इम्ब्रिटल मोस्टली एंड मोस्ट कॉस्ट शुड बी लो और रिजनेबल। बताओ किस मटेरियल की बात हो रहा है? इंजीनियरिंग मटेरियल।
तो क्या लग रहा है आपको, बताओ। इंजीनियरिंग मटेरियल की मैं बात करूंगा तो बियर लोड करे तो पहला हमारा सही है सर, पहला सही है। हैव हाई स्ट्रेंथ फॉर्म, नहीं, ये वाली बात जो कराइजोनिक की बात कर रहे हैं ऐसा कोई बात जरूरी नहीं है। नॉट टू गेट इम्ब्रिटल मोस्टली, ये बात भी हमारे पास सही है, ठीक है। कॉस्ट शुड बी लो और रिजनेबल, बिल्कुल बात है, कॉस्ट कम होना चाहिए तभी तो हम परचेज कर पाएंगे, अदरवाइज यू कांट डू दैट, है ना। तो आंसर ये 4 भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट बट सेकेंड आर इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर जो है D4 दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज फेज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ एंड व्हाट डज इट शो? फ्री एनर्जी चेंजेस विद टाइम एंड टेम्परेचर, ओके। फेज चेंज विद टाइम एंड टेम्परेचर, देखो फेज चेंज हो रहा है, टाइम टेम्परेचर होता है बट कंपोजिशन भी होना चाहिए ना दोस्त। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन विद टाइम एंड कंपोजिशन, फेज एंड कंपोजिशन विद टाइम एंड टेम्परेचर। जब हम ट्रिपल टीटी डायग्राम की बात करते हैं वहां पर टाइम के साथ भी चीजें वेरी करता है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली, फेज एंड कंपोजिशन जो हमारे टाइम और टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा जब हम पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, Fe3 सिस्टम हैज, तो ये सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन की बात करता है, तो आप देख लो आपका आंसर आराम से आप भी लगा दोगे। नेक्स्ट, व्हिच रूल गवर्न सॉलिड सोलेबिलिटी? गिव्स फेज रूल या गिव्स, ये सब होता है। यहाँ पे आपने पढ़ा था क्लास में व्हीम, लॉथरी रूल और डार्क गैरी प्लॉट, हाँ, जिसके लिए हम लोग रिवल रूल का भी यूज करते हैं बट ऑप्शन में नहीं है रिवल रूल, सो नो नीड टू वरी, जो ऑप्शन में उसी के अनुसार अपने को करना है। तो आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। नेक्स्ट, ग्राफीन, देखो ग्राफीन ग्रेफाइट की तरह ही ग्राफीन होता है बट ग्रेफाइट कैन बी 3 डायमेंशनल बट ग्रेफीन जो होगा इट इज ओनली 2 डायमेंशनल। तो ग्रेफीन पूछा था ना कि ग्रेफाइट होता इट कैन बी 3 डायमेंशन बट ग्रेफीन विल बी ऑलवेज 2 डायमेंशन। तो करेक्ट इज व्हाट, C4 चेन्नई। ये बेसिकली मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है। What are the main reason used for extracting metal from the ores? What are the main process used for extracting metal from the ore? Refining and molding, mining and smelting is the right answer. B4 Bombay is the right answer. तो ये भी मटेरियल साइंस के अंतर्गत हम लोग डाले थे, हालांकि जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। What is the process of annealing and why it is important in मेटल वर्किंग? एनालिंग क्या होता है और मेटल वर्किंग में क्यों इंपोर्टेंट है? तो आपको पता होगा एनालिंग प्रोसेस, जब आपने हीट ट्रीटमेंट पढ़ा होगा। एनालिंग में हम लोग क्या करते थे याद है, जो हमारा फर्नेस पहले हीट करते थे फिर फर्नेस टेम्परेचर पर हम लोग कूल करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हीटिंग एंड फर्नेस कूलिंग टू सॉफ्टन, करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा एनालिंग हो जाएगा, D इज द राइट आंसर। कूलिंग मटेरियल रैपिडली नहीं, ये सब गलत आंसर। कूलिंग मटेरियल रैपिडली टू इंक्रीज हार्डनेस नहीं, हार्डनेस बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग इन अ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, ये भी नहीं है। मेल्टिंग मटेरियल कंप्लीटली, कोई नहीं है, अब पढ़ लो, यू विल फाइंड द आंसर D फॉर द बेस्ट आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग? पॉलीमर, मैं ये क्लास में बच्चों को हमेशा बताता हूं यार, तुम कंफ्यूज करोगे। थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक में बहुत कंफ्यूज करता है। मैं हमेशा बोलता हूं थर्मोसेटिंग में सेटिंग है, सेटिंग का मतलब जिसको सेटिंग नहीं कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग में जिसको सेटिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग ऐसा है जिसको एक बार बना दिया फिर इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तरीका मैं क्लास में बताता हूं। थर्मोसेटिंग में सेटिंग है, जिसको सेटिंग नहीं कर सकते, मतलब एक बार बना दिया दूसरा सेटिंग ही नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका आंसर हो जाएगा, देखो थर्मोप्लास्टिक कैन बी रीमेल्टेड, थर्मोप्लास्टिक को हम रीमेल्ट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, बट थर्मोसेटिंग को हम नहीं कर सकते। एक बार बन गया सॉफ्ट हार्ड फिर हम इसको रिगेन नहीं कर सकते। तो तरीका याद रखो, मैं हमेशा क्लास में बताता तो बच्चे कंफ्यूज करता है। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग, सेटिंग जिसको सेटिंग नहीं कर सकते, कांट भी, देखो मैं तो बताया भी था बच्चे को, कांट बी रीसेट, ऐसे करके जिसको हम सेट नहीं कर सकते। तो ऐसे याद कर सकते हो आप, इस तरीका से याद भी रख सकते हो। तो हम लोग क्लास में सिर्फ आपको ये नहीं बताते कि याद रखो, तरीका भी बताऊंगा दोस्त कि कैसे याद रहे, क्योंकि इतनी जब बड़ी सिलेबस हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो रियली हर चीज को याद रखना थोड़ा सा टेडियस काम तो हो ही जाता है। तो तरीका से हम लोग अगर याद करें देन इट विल बी बेटर, ओके। हर जगह ये काम आता है आपको, आप याद रख सकते हो। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाउ डज पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, जो पॉलीमर होता है कैसे बनता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम मोनोमर को कर लेते हैं उसके बाद, है ना, मोनोमर को मिलने से बनता है हमारा पॉलीमर। तो बाय ज्वाइनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। ये पॉलीमर जो हमारा पास पॉलीमर जो चैप्टर होता है मटेरियल साइंस में, यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, पॉलीमर मोनोमर, जहां पर हम लोग सेरामिक के बारे में बात करते हैं, एक चैप्टर हमारा, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, What is the additive manufacturing and how does it differ from the traditional manufacturing method? ये जब हम लोग जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग स्टार्टिंग में ही, अरे अभी पता चला कि भाई नेगेटिव, अरे 1/4 था, शुरू में ही पढ़ लो, हाँ पढ़ लो शुरू में ही।
फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है, क्लियर कट नेगेटिव है। ओके, सो जब मैं हम लोग क्लास स्टार्ट करते तभी मैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूं, है ना। तो ये क्या करता है, इट बिल्ड पार्ट लेयर बाय लेयर टू प्रोड्यूस द बल्क स्ट्रक्चर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका बी फॉर बॉम्बे। अगला है सरफेस ट्रीटमेंट्स इनहेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सरफेस ट्रीटमेंट से हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी को इनहेंस करते हैं, कलर और टेक्सचर, हार्डनेस और हार्डनेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड टफनेस, वियर एंड इरोजन। क्वेश्चन नोट आएगा, ये आप समझ ही दो। तो जो सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक सरफेस ट्रीटमेंट में क्या सब आ जाएगा, आपने कार्बोराइजिंग पढ़ा होगा, आपने नाइट्राइडिंग पढ़ा होगा, आपने और क्या पढ़ा होगा, आपने साइनाइडिंग पढ़ा होगा। तो ये सब हम लोग सरफेस ट्रीटमेंट बोलते हैं बेसिकली। तो ये क्या करता है, हार्डनेस और हार्डनेबिलिटी को क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स, इंक्रीज कर देता है। बी इज द राइट आंसर, है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी जो हम लोग एमसीक्यू जो करवाए थे उसमें करवाया भी था, हालांकि एग्जैक्टली ऑप्शन ये नहीं था, बट मैं बताया था किस में से सबसे ज्यादा हार्डनेस आएगा, साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग, मैंने ऑप्शन दिया था। तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट था। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग लेजर कटिंग इन मैन्युफैक्चरिंग। इसका आंसर हो जाएगा लेजर कटिंग से बहुत प्रिसाइज हम कट कर सकते हैं ना। इट अलाउ फॉर ए हाई प्रिसीजन एंड मिनिमल मटेरियल वेस्ट। तो जो लेजर कटिंग होता है इससे आप बहुत प्रिसाइज कट कर सकते हो, और यहाँ पे वेस्ट भी क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कम होगा, बहुत लेस होगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी फॉर बॉम्बे। चलो जल्दी हम 50 पे आते हैं, आप काउंट करके बताओगे 50 तक आपने कितना स्कोर आया, और मैं बहुत जल्दी बताऊंगा व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ एट द एंड ऑफ द सेशन। मैं आपका भी फीडबैक पूछूंगा कि आप बताओ आपका क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप परफेक्ट बताओगे कि आपने कितना सही किया। क्योंकि देखो माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज ओनली 9 सीट इन द मैकेनिकल एंड पता नहीं आई थिंक 4 या 5 रेशियो में दे विल गोइंग टू कॉल आउट। तो लगभग मान लो 50 से मैक्सिमम मैं बता रहा हूं उतना को कॉल आएगा, है ना। 9 सीट इज देयर एंड फॉर 1 सीट दे आर गोइंग टू कॉल 4 और 5 स्टूडेंट, लाइक दैट। सही है, तो 36 40 45 इसी के बीच में बच्चे को आना है। तो मैं बता सकता हूँ एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, आप भी बता सकता हूं मैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड एंड क्लैरिफिकेशन यूज्ड इन मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हो जाएगा ISO ASTM, है ना, सिंपल हो जाएगा ये। नेक्स्ट, हाउ डज recycling impact the material manufacturing industry। recycling, it helps conserve resources and reduce the environmental impact. So yes, that is the right answer my dear friends, B for Bombay is the right answer. Radial pressure in hydrodynamic bearing is, radial pressure in hydrodynamic bearing is, आपने पढ़ा होगा, मैं क्लास में बताया मशीन डिजाइन में माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे करके हमारे पास बियरिंग होता था, है ना, और हमारा जब हाइड्रोडायनेमिक की बात करते हैं तो यहाँ पैसा होता था और इसमें लुब्रिकेंट भरा होता था, याद है, हमेशा काफी हाई आरपीएम पे। तो हमारा प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम होता था, है ना, इधर कम और यहाँ पे मैक्सिमम, जहाँ पे कम थिकनेस होता था। मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोडायनेमिक। कब यूज करते हैं, जब बहुत हाई आरपीएम पे रोटेट करता है तब। सो मैक्सिमम वेयर फिल्म थिकनेस इज, ये फिल्म थिकनेस क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, मिनिमम होगा। तो करेक्ट आंसर इज सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। अरे ये क्वेश्चन 2 बार आ गया था क्या यार, ये क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, इससे पहले भी आया था, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एक्चुअली आपका 99 का ही क्वेश्चन है, समझ रहे हो, 48 क्वेश्चन पहले भी आपने कर चुका है। सो एलिमिनेट द एक्सियल तरह, सेम क्वेश्चन सेम डाटा, 99 क्वेश्चन ही था, मतलब एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। हाँ, हेरिबोन्स गियर अभी भी आपने देखा भी था और यही ऑप्शन भी था, तो सेम टाइम्स दे हैव रिपीटेड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स ऑब्वियस सी बात है, फिर से, अरे क्या हो रहा है ये, हाँ ये रिपीट है क्या, कैसे हो रहा है, डबल शेयर, ये भी, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग अभी। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट इज ऑलवेज, डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट, डबल स्ट्रैप बट, ये क्वेश्चन पेपर ही आपका, इसमें मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं किया हूं, दैट इज योर क्वेश्चन पेपर। देखता हूं मैं, हो सकता है कुछ अगर पीडीएफ में ऊपर नीचे हो गया, मैं चेक कर लूंगा, बता दूंगा। ए डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट, ये देखो डबल स्ट्रैप है ना, ऐसे करके ये बट ज्वाइंट एंड ज्वाइंट कनेक्ट करो, एक लेयर यहां लगाओ, एक लेयर नीचे लगाओ, तो इसको हम डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट बोलते हैं। उसमें डबल शेयर आएगा, दोनों तरफ शेयर आएगा। सो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टू स्प्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ हैविंग स्टिफनेस 10 एंड 15 न्यूटन मीटर सपोर्ट अ मास ऑफ 2 टन। क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन हो चुका है। Which of the following associated with the tightening of nut and stud। चलो ये भी हो चुका था, देखते हैं ये क्वेश्चन, ये कितना नंबर क्वेश्चन है जी, ये भी क्वेश्चन हो चुका था। ओके, अगला क्वेश्चन है, which of the following stress are associated with the tightening of nut on stud। stud क्या होता है सर, what do you mean by।
नहीं हो सकता है कुछ मैं देख लेता हूँ कि मेरे से तो मतलब हम लोग जो पीडीएफ बनाया है उसमें तो नहीं होगा, बट मैं बता दूंगा, डोंट वरी, एक शॉर्ट में मैं बता दूंगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। मैंने गौर नहीं किया था, अभी मैं देख रहा हूँ इस टाइप का चीजें, या तो मेरे से मिस्टेक हुआ है या हमारे टीम से, या मैं देख लूंगा अभी क्वेश्चन और मैं शॉर्ट में बता दूंगा क्या रियल में क्वेश्चन रिपीट है। दिस थिंग आई विल टेल यू एट द लास्ट, एक शॉर्ट में मैं बता दूंगा ऐसा है या नहीं है, अभी मैं चेक कर लूंगा क्वेश्चन। लेट मी चेक वंस, मेरे पास तो क्वेश्चन आया था, क्या ऐसा है क्या? एक सेकंड देना मुझे, क्वेश्चन तो स्टूडेंट ने भेजा था मेरे पास, एक सेकंड दे दो मैं चेक कर ही लेता हूँ ऐसा कुछ था भी या कुछ इधर है। ओके ओके व्हाट्सअप, सो दैट वाज द क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 52, 52, लेट मी चेक, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर ये कुछ चेंज हुआ है? 52, ये 52, 51, 51 ठीक है। हाँ यार, आई थिंक दैट इज रिपीटेड, ये क्वेश्चन नंबर 49 ना, हाँ रिपीटेड है ये क्वेश्चन नंबर 49, इससे पहले भी था ये क्वेश्चन यार, लेट मी चेक। या 10th नंबर क्वेश्चन एंड दिस 49 नंबर क्वेश्चन इज रिपीटेड, ये रिपीट है, मतलब दो क्वेश्चन आपको रिपीट हो चुका है। मेरे पास एग्जैक्ट, ये मैं मोबाइल में एग्जैक्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ जो एग्जैक्टली क्वेश्चन आया था, तो 10th नंबर एंड 49 नंबर इज रिपीटेड। एक और क्वेश्चन 11 नंबर, 11th नंबर एंड नेक्स्ट इज व्हिच वन, ऑप्शन मैं सेट डी की बात करूं तो, एंड 51 नंबर, 11th एंड 59, these two questions are repeated till now अभी तक दो क्वेश्चन, तो मतलब 100 में से 2 नंबर तो आप वैसे ही कम कर दो जी। हाँ चलो और देखते हैं और रिपीट है क्या। मैंने सिर्फ वही लाया जो आपके क्वेश्चन पेपर है, उसमें हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है। हालांकि ये मैंने अभी तक इस बात पे मेरा ध्यान नहीं गया था कि ऐसा हुआ है, बस क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो इस बात पे ध्यान नहीं गया था कि देयर इज समथिंग इज हैपेंड लाइक दैट। हाँ चलो ठीक है फिर, ओके कोई बात नहीं, अपने को क्या मतलब है इससे, हमें तो आंसर करना है भाई। अगला क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेट्स आर एसोसिएटेड टाइटिंग, हाँ स्टड ना दोस्त, स्टड मतलब नट और स्टड जो बाहर से होता है ना, एक स्टड करके देखा होगा, स्टड बीच में खाली होगा, स्टड क्या होता है बीच में खाली होगा और दोनों तरफ थ्रेड होता है, इसको बोलते हैं। सो टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ स्टड, सही बात है, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द करेक्ट यूजिंग द कोड गिवन बिलो, बेंडिंग स्ट्रेस, स्टड पे बेंडिंग नहीं आएगा, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस आ सकता है हमारे पास, तो ये भी सही है, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस और टोर्सनल शियर स्ट्रेस भी आएगा, तो हमारे पास 1, 2 and 4 are the correct answer, 1, 3 and 4, तो C is the right answer। स्टड आपने देखा होगा, मैं क्लास में बार बार बताता भी हूँ ना, बीच में खाली होगा दोनों साथ थ्रेड होगा, उसको हम लोग स्टड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन व्हिच ऑफ द गियर मैशिंग शुड बी एम्प्लॉयड ट्रांजिट टॉर्क, ये भी क्वेश्चन आया था क्या? नहीं ये रिपीट नहीं हुआ है। व्हिच टाइप ऑफ गियर मैशिंग शुड बी एम्प्लॉयड टू ट्रांसमिट टॉर्क टू अ लीनियर फोर्स, आंसर हो जाएगा रेक एंड पिनियन, ये आपका थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन है जहां पे आपने देखा था, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने देखा था इस क्वेश्चन को। चलो अगला देखते हैं, आप लोग का कमेंट कुछ आ रहा है क्या। अगला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड फॉर ब्रिटल मटेरियल, देखो ये थ्योरी ऑफ स्टेट, जब हम थ्योरी ऑफ फेल्योर पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद होगा थ्योरी ऑफ फेल्योर, क्लास में बताया भी मैं, तो थ्योरी ऑफ फेल्योर में हम लोग पढ़ते हैं ना। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइड फॉर ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हम लोग लगाते हैं, ए इज द राइट आंसर, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन टर्बुलेंट फ्लो, अच्छा ये बेसिकली दैट क्वेश्चन फ्रॉम द वेल्डिंग, सॉरी नॉट वेल्डिंग, कास्टिंग से क्वेश्चन लिया गया। टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ए मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड शुड बी अवॉइडेड सिंस, ऑप्शन ए, मतलब स्टेटमेंट है एक्सेलरेट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इन द सॉलिडिफिकेशन मेटल कॉल्ड मोल्ड इरोजन, क्या लगता है सेकंड सही है कि नहीं? अगर टर्बुलेंट फ्लो होगा तो मोल्ड को इरोजन करेगा, बिल्कुल करेगा सर, और फॉर्मेशन भी हो जाएगा, तो हमारे पास दोनों बात सही है, करेक्ट आंसर इज C4 चेन्नई, बोथ आर द ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रिंकेज अलाउंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कास्टिंग, नहीं सर, नहीं श्रिंकेज अलाउंस ऐसा कुछ लेंथ से रिलेटेड नहीं है सर, तो ये तो गलत बात है सर, पहला गलत बात है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूजिंग पॉइंट, हाँ ये बात सही है सर, नहीं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्यूजिंग पॉइंट ऑफ मेटल, श्रिंकेज अलाउंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कास्टिंग, नहीं सर, इससे इंडिपेंडेंट है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्यूजिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल, नहीं ये बात भी सही नहीं है, द करेक्ट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। चलो अगला क्वेश्चन,
ये सब बेसिकली क्वेश्चन सारा का सारा कास्टिंग का है। ए टेपर पुट ऑन द सरफेस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ, अच्छा एक काम करो 50 क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओ कितना करेक्ट किए हो, फिर हम चलते हैं। अभी जैसे हमने जब 50 पे पहुंचा था क्वेश्चन ही रिपीट होने लगा था, तो यहां तक बताओ 50 क्वेश्चन तक आप लोग ने कितना करेक्ट कर लिया है? ईमानदारी से बताना माय डियर फ्रेंड्स, ये नहीं कि झूठ फूस बोल देते हैं, ठीक है ना, ईमानदारी से बताना अभी तक आपने लमसम कितना करेक्ट किया है। एवरीवन वी कैन से, जिससे कि हमें एक रफली आइडिया लग जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, और आफ्टर दैट हम एक बहुत वी कैन से ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कट ऑफ जो बहुत हद तक सही निकलेगा आपका। दैट डिपेंड्स ऑन द इनपुट ऑफ यू गाइस, अदरवाइज हम लोग कैसे पता आप किसने कितना सही बनाया है ना। तो हमारे पास डाटा आया भी है और भी डाटा आ रहा है, तो हम लोग इसको जज कर लेंगे। फिलहाल मुझे आप बता सकते हो, किसी को बताओगे क्या कितना मार्क्स आ रहा है? फटाफट बता दो अगर जो शुरू से मिला रहे हो। चलो फटाफट हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। फिर से मैं बता दूं, सारे का डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन में, कभी मिलेंगे तो सारे का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कैसा है नहीं है, ऑल विल गेट द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑल दैट, ठीक है। ओके, ये अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग माय डियर फ्रेंड्स। दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सर ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, कैसे सर? कैसे सर? ये क्वेश्चन बोल रहा है PERT and CPM are most commonly used for process, product and project management. Okay, Gantt is the another important method. What is the Gantt? My dear friends, मैं क्लास में हमेशा बताया था, ये बेसिकली Gantt का ऑप्शन जो दे रखा है, फुल फॉर्म दे रखा है, जनरलाइज एक्टिविटी नॉर्मल टाइम टेबल, जनरल एक्टिविटी नॉर्मल टाइम टेबल, जनरलाइज एक्टिविटी नॉर्मल टाइम टेस्टेड टेबल, है ना, जनरलाइज एक्टिविटी नॉर्मलाइजेशन टाइम टेबल। मतलब ये जो बेसिकली बताना चाहता है, गैंट से हम लोग क्या करते थे बताओ? शेड्यूलिंग करने का काम करते थे, नहीं करते थे माय डियर फ्रेंड्स? तो जो हम जनरल एक्टिविटी और टाइम को शेड्यूल करने के लिए यूज करते थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन ये बेसिकली कर क्या रहा है ना, गैंट का ये फुल फॉर्म है, देखो जनरल एक्टिविटी नॉर्मल टाइम टेबल। हालांकि ये फुल फॉर्म नहीं है, ये एक्चुअली फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है, इसी के अनुसार ऑप्शन फ्रेम किया है, बट दैट इज जस्ट अ मेथड। ये एक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते थे, एक्टिविटी और टाइम को हम लोग बेसिकली प्लॉट करते थे, अगर आपको याद होगा। तो ठीक है, बी हम बोल सकते हैं, बट इसमें जो बोल रहा है कि अनदर मेथड और ये फुल फॉर्म बता दिया है, ऐसे करना सही नहीं है। ये ठीक ऑप्शन बी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक्टिविटी और टाइम को हम इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन बताना चाह रहा है कि इसका ये कौन सा मेथड है, मतलब फुल फॉर्म देना चाह रहा है। गैंट कोई फुल फॉर्म नहीं है, गैंट इज द नेम ऑफ द पीपल। गैम एक आदमी का नाम था, आदमी का नाम था जिन्होंने ये प्रोसेस अडॉप्ट किया था, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं था, ये बात अलग है। ठीक, हम लोग एक्टिविटी और नॉर्मल टाइम को करते हैं, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, सी क्यों गलत, डी क्यों गलत। अब हालांकि आंसर बी सही है, बी अगर सही होगा आपको दिया होगा ठीक, अदरवाइज इस पे हम लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, मोर देन 70% इंजीनियरिंग फेल्योर आर कॉज्ड बाय, किसके कारण से फेल्योर होता है? ऑप्शन हो जाएगा ये, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कॉजिंग सडन फ्रैक्चर, सरफेस डिफेक्ट, यस सबसे खतरनाक लोड फटीग लोड होता है। हमेशा मैं शुभम, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ना, गैंट जो होता है दैट इज जस्ट अ प्रोसेस, ठीक है दोस्त, उस पर अभी नहीं करना है, देख लेंगे बाद में, आप हमको भेजिएगा अगर कुछ आपके पास प्रूफ है, विल चेक आउट इट। सो मोर देन 70%, हो सकता है आपने डी लगाया होगा इसलिए आप उससे वर हो। मोर देन 70% इंजीनियरिंग फेलियर आर कॉज्ड बाय, सबसे खतरनाक लोड होता है माय डियर फ्रेंड्स फटीग। तो जो भी सरफेस अगर एक बार डिफेक्ट बन जाए तो फटीग में इसको प्रोपोगेट करता है और फेलियर हो जाता है। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, B4, बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस क्रैक आर डिटैच्ड विथ 100% एश्योरेंस, है ना। सरफेस क्रैक हमको किससे पता चल सकता है माय डियर फ्रेंड्स? बहुत सारा ऑप्शन है, विजुअल डाई, पेनिट्रेट टेस्टिंग और टेमोग्राफी, बट नॉट, ये अलग अलग है, सब एक ही है, हल्का हल्का माइनर से डिफरेंस होता है। बट अगर हम 100% की बात करेंगे तो आंसर होगा विजुअल डाई, पेनिट्रेट टेस्टिंग, रेडियोग्राफी एंड थर्मोग्राफी, इससे हम लोग 100% क्रैक को पता कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है D4 दिल्ली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाउ मेनी मेन और बेसिक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन डिस्क्राइब एंड हाइपरबोला, यहाँ पे मेन टर्म यूज है। ऐसे देखो होने के लिए 3 4 5 6 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स चूंकि मेन लिखा हुआ है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। हालांकि 2 से ज्यादा भी होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे मेन लिखा हुआ है तो मेन के कारण से हम 2 को लगाएंगे। ऐसे 4 5 6 भी हो सकता है, बट चूंकि मेन बेसिक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रहा है, द करेक्ट आंसर इज व्हाट, B4 बॉम्बे। ऐसा लिखवा दो। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो रियली में मतलब कंफ्यूजिंग टाइप बना रखा है, मतलब चीजें एग्जैक्टली वो बताना क्या चाह रहा है पता ही नहीं चलता। देयर फ्यू क्वेश्चंस लाइक दैट, हालांकि मेन था तो हम इसको कर लिया। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से है।
The pressure of fluid increases from 2 megapascal to 5 megapascal, causes decreases in volume by 0.15%. The bulk modulus, ये तो सीधा फार्मूला पे था माय डियर फ्रेंड्स, बल्क मॉडुलस का फार्मूला है ना, ये आपको याद होगा ना, बल्क मॉडुलस का फार्मूला सिंपल था, तब कर सकते थे, K इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ना, है ना, माइनस लगा देते हैं हम लोग, याद होगा, dP अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन dV अपॉन V, है ना। तो यहां से हम लोग कर लेते हैं कि अपना निकाल लोगे, पुट करोगे वैल्यू, विल फाइंड द 2 गीगापास्कल। तो यहाँ पे सॉल्व भी किया हुआ है, तो यू विल गेट द 2 गीगापास्कल। ओके, वॉल्यूम, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लास में करवाया गया माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन हैज बीन मेड इन द क्लास में ये हम लोग क्वेश्चन किए थे, अगर आपको याद होगा, जिसने भी किया था, यूट्यूब पे भी मैंने करवाया था। टू फ्लोज आर स्पेसिफाइड बाय यू और भी, यू भी, है ना। तो आपको बताना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड, फ्लो रोटेशनल होगा या इरोटेशनल होगा। ये रोटेशनल कंपोनेंट के आधार पर हम लोग जज करते थे, याद है, रोटेशनल कंपोनेंट के आधार पर हम लोग जज करते थे कि फ्लो लेमिना ये रोटेशनल है, इरोटेशनल है। जैसे ओमेगा जेड, आपने ये निकाला भी है कि नहीं निकाला है, चलो, जैसे मैं आपको बताता था ओमेगा जेड होता था, खैर डिटेल सॉल्यूशन देख लेंगे। ओमेगा जेड इक्वल टू क्या था माय डियर फ्रेंड्स, हाफ। मैं तरीका भी आपको बताया था क्लास में, याद करो क्या तरीका बताया था रोटेशनल कंपोनेंट याद रखने के लिए, याद करो, ये एक्स था, ये वाई था, और ये हमारा जेड था। मैं क्लास में बताया था रोटेशनल कंपोनेंट जेड के अबाउट, हम बताया था आपको हाफ, है ना। वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ एक्स डायरेक्शन यू, तो हम लिखते थे डेल यू, और आगे के वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो डेल वाई, माइनस फिर आगे वाले का, अब इसका वेलोसिटी कंपोनेंट लिखो डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये होता था हमारे पास ओमेगा जेड, हम वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर में किया हुआ है। आफ्टर दैट विल फाइंड बोथ आर द व्हाट रोटेशनल फ्लो। जब आप करोगे तो देखोगे दोनों हमारा रोटेशनल फ्लो आ जाएगा, ये जीरो नहीं आएगा, देन इट विल बी द रोटेशनल फ्लो, ठीक है ना, इट विल बी व्हाट रोटेशनल फ्लो। आराम से मैं तरीका ही बताया था, देखो ये याद रखना, मैं क्लास में बार बार बोलता था, याद रखो। ओमेगा एक्स कैसे निकालेंगे दोस्त, ओमेगा एक्स रोटेशनल, तो देखो हाफ एक्स है ना, तो एक्स है तो आगे का वेलोसिटी लिखो, तो डेल वी, आगे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इधर, तो डेल जेड, फिर जेड की वेलोसिटी कंपोनेंट लिखो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल भी, किसका था, वाई था। मैंने आपको ये बताया था, ये सब बताया था क्लास में, है ना। डेल जेड था, तो ये ऐसे करके आप याद रख सकते हो रोटेशनल कंपोनेंट की, मैं क्लास में हमेशा बताता था, ठीक है ना। जीरो आ रहा है, वी कैन चेक इट आउट, बोथ आर, let me check once if it is coming to out to be zero। चलो मैं देख लेता हूं, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है माय डियर फ्रेंड्स, u दे रखा है कितना, एक्स स्क्वायर y, और v दे रखा है एक्स क्यू अपॉन 3। चलो इसको चेक करते हैं, तो हमें u भी दे रखा है तो हम z डायरेक्शन निकालेंगे, u भी दे रखा है तो हम z डायरेक्शन निकाल लेंगे। ओमेगा z क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको तरीका बताया था, हमें भी याद, हम लोग तरीका से याद रखते हैं। देखो ये x है, ये आपका y है, और ये आपका क्या है, z है। हमको क्या चाहिए, ओमेगा z चाहिए, तो हम लिखेंगे हाफ, है ना, हाफ। z चाहिए तो x का वेलोसिटी कंपोनेंट, तो डेल u, आगे वाले के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो डेल y, माइनस आगे वाले का वेलोसिटी कंपोनेंट इसका, तो डेल v, इसके वाले में रिस्पेक्ट में डेल v अपॉन पीछे वाले के रिस्पेक्ट में कर दो डेल x। चलो करो तो ओमेगा डेल u अपॉन डेल y करेंगे, डेल u अपॉन डेल y करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस डेल v अपॉन डेल x करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3। यस सर, ये जीरो आ रहा है, गुड। तो मतलब जीरो आ रहा है, तो ये रोटेशनल है कि इरोटेशनल है माय डियर फ्रेंड्स, जीरो आने का मतलब है ये इरोटेशनल है, जीरो आने का मतलब रोटेशनल कंपोनेंट इज जीरो, दैट मींस इट इज इरोटेशनल। तो यस, तो ये तो नहीं होगा माय डियर, बोथ फ्लो आर रोटेशनल, नहीं, दैट इज गलत, दैट गलत, ये गलत है। तो ये हमें जो ये आ गया, एक ऐसा हो गया दैट इज इरोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल, क्योंकि रोटेशनल कंपोनेंट जीरो है, तो ए हो जाएगा इरोटेशनल। लेट मी चेक बी, अगर मैं बी चेक करूं एक बार, तो मैं इसको मिटाता हूं, ए इरोटेशनल है, आपको पता चल चुका है। चलो हम बी को देख लेते हैं, एक बार आप बी को चेक करते हैं, बी जो हमें दे रखा है, लेट मी चेक इट। सो बी क्या दे रखा है सर, बी हमें दे रखा है, यू दे रखा है सर वाई स्क्वायर एक्स, और भी दे रखा है एक्स, लग रहा है जीरो आएगा, आ जाएगा जीरो, लग ही रहा है। अब आप बोलोगे सर ओमेगा जेड निकालो, तो हाफ डेल यू अपॉन डेल वाई 2xy, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स 2xy। यस सर, जीरो आ रहा है, तो बोथ आर इरोटेशनल फ्लो, बोथ आर इरोटेशनल फ्लो। सो ए इज देखो, ए इज इरोटेशनल, बी A is rotational, B is rotational, A is rotational, B is rotational. Both flow, yes, B for Bombay is the right answer. Both flow are irrotational. Okay, you can change it. B is the right answer. Okay, both are irrotational. हाँ, गलती से हाईलाइट हुआ होगा,
क्योंकि ऊपर में देखो आंसर हम लोग 0 ही किए, अब मिस्टेक से हाईलाइट हो गया है, बट द करेक्ट आंसर इज व्हाट बी फॉर बॉम्बे। बट थैंक यू गाइस टू टेकिंग माय अटेंशन ऑन दैट क्वेश्चन, अदरवाइज हम यही अभी लगा देते, क्योंकि अभी डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, डोंट वरी, है ना, डिटेल्ड मिलेगा आंसर, यू विल गेट द बी इज द राइट आंसर। ओके गुड, यू गाइस आर रियली एक्सेलेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी माय डियर फ्रेंड्स, द वेलोसिटी फील्ड इन 3 डायमेंशनल फ्लो इज गिवन बाय, फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल के लिए याद है ना कंटिन्यूटी इक्वेशन, del u upon del x del v upon del y del w upon del z इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे u, ये वाला क्या कहलाएगा बाबू, ये वाला पूरा हमारा u कहलाता है, ये वाला पूरा कंपोनेंट क्या है, u है ना, ये वाला क्या है सर, इसको हम v बोलेंगे, और सर ये वाला हमारे पास क्या होता है सर, ये w हो जाता है ना। वेलोसिटी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं सर, यही लिखते हैं ना, ui प्लस ऑफ vj प्लस ऑफ w के, है ना सर। तो हम दोनों कंपेयर, u इक्वल टू ये पूरा आ जाएगा, u इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, तो सर a1x प्लस b1y प्लस c1z आ जाएगा, u इक्वल टू, v इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, a2x प्लस b2y प्लस c2z, और ओमेगा w इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, अगर मैं बात करूं तो a3x प्लस b2y प्लस c3z। अब आप इसको देखो, अब बोलोगे सर ये 0 होना चाहिए, तो del u अपॉन del x करोगे तो क्या आएगा, a प्लस del v अपॉन del करोगे तो क्या आएगा, a1 b2 और फिर क्या आ जाएगा c3, तो ये मिला के क्या होना चाहिए 0, तभी ये इनकम्प्रेसिबल होगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ओके, कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन तो सर ये विजिबल है ना, ठीक है। द वेलोसिटी फील्ड इन अ फ्लो इज गिवन बाय u v, देख रहे हो डेंसिटी, ये जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है, यहां से अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स का ये क्वेश्चन है। इतना इन ऑर्डर टू मास कंजर्व द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये मास कंजर्वेशन बताया, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ। हालांकि यहाँ पे देखो जनरली बच्चा ये याद रख लेता है, जनरली बच्चा ये याद रखता है, थोड़ा सा मैं बोलूंगा अच्छा क्वेश्चन इसको, अच्छा इसलिए बोलूंगा जनरली बच्चा यही याद रखता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये वाला टर्म भूल जाता है, बट अच्छा है जिसने भी किया होगा, जब आप इसको करोगे डिफरेंशिएट वगैरह, बाय आफ्टर डूइंग दिस विल गेट द इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू -8, डिटेल्ड सॉल्यूशन हम देख लेंगे। तो करेक्ट आंसर इज लैम्डा इक्वल टू -8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, क्योंकि जनरली जो एज मैं देखता हूं बच्चे इसको छोड़ देता है, रो को कांस्टेंट मान के निकाल लेता है, बट इस कांस्टेंट में वो देखो रो को कांस्टेंट नहीं माना मैं डियर फ्रेंड्स, लो टाइम का फंक्शन है, चेंज होगा, तो रो कांस्टेंट था तभी आप बाहर निकाल देते, अभी नहीं होगा बाहर। और यहाँ पे हम लोग ना एसटीडी मान लेते थे, याद करो एसटीडी मानने से डेल रो अपॉन डेल टी 0 हो जाता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो बच्चे ये लगाएगा तो गलत कर लेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम में अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, मतलब ये बेसिकली ये जनरल इंजीनियरिंग की बात करोगे, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, MMS डिनोट मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, ओके, वाईफाई इज वायरबोर्न फिडेलिटी, GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ओके, और ये है GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सॉफ्टवेयर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। जब आप देखोगे माय डियर फ्रेंड्स ट्रू के बारे में पूछा जा रहा है, तो ओनली थर्ड जो GPS है हमारे पास, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये सही है। वाईफाई में भी गलती है, GPS में सॉफ्टवेयर नहीं होता है, सिस्टम होता है माय डियर फ्रेंड्स। MMS में जब बात करते हो मल्टीमीडिया मैसेजिंग सिस्टम ही होता है, सर्विस नहीं, तो यहाँ पे ये सब गलत है। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी हमारे पास थर्ड वन इज व्हाट, व्हिच वन, दिस इज ना GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट इज द राइट आंसर। IJK तो है 65 में क्या IJK, हाँ ठीक है, IJK है तो क्या हो गया इसमें, ठीक है देख लेंगे इसको। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। ध्रुव, अच्छा ये जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, सुपर दैट इज द क्वेश्चन ऑफ जनरल ध्रुव। ये है इंडिया लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर, ध्रुव जो है बेसिकली दिस इज इंडिया लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है ध्रुव, या आप एक तो समझ सकते हो करंट अफेयर्स टाइप क्वेश्चन। फाइटर एयरक्राफ्ट लाइक LCA, राफेल, F-16 सुखोई आर डिजाइन प्राइमरीली बाय, इसको जो हम डिजाइन किए माय डियर फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर देखो सब कुछ, यहाँ सेफ्टी फैक्टर भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, सेफ्टी फैक्टर भी करना पड़ेगा, मिनिमम स्पीड, फ्लाइट ड्यूरेशन भी देखना पड़ेगा, लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि कभी भी फ्लाइट की बात करोगे तो लाइट वेट वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा D फॉर दिल्ली। अगला क्वेश्चन, What are PLL and DPLL? ये देखो क्वेश्चन, PLL exists for phase lock loop and DPLL exists for discrete phase lock loop, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C for चेन्नई।
ये सब आप बोल सकते हो करंट जनरली टाइप का क्वेश्चन है, जनरल इंजीनियरिंग बोल सकते हो। इफ LLM is largest learning methodology, GPT is general pre-trained transformer, OGL is open general license, FDR is future data recorder, then which of the following is true? तो यहाँ पे देखोगे तो 1, 2 and 4 all false, but only third is true। जो थर्ड है OGL जो बोलते हो ओपन जनरल लाइसेंस, दैट आर करेक्ट, रेस्ट ऑल आर आप जाके सर्च भी कर सकते हो नाम, यू विल फाइंड कि ये सब हमारा इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन, द नॉर्मल स्ट्रेस इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट इन फ्लो फील्ड। ये कब होगा? जब फ्लूइड, आप पास्कल लॉ की बात करोगे, जब फ्लूइड क्या होगा? रेस्ट में होगा, मूविंग में होगा। तो जब सर हमारा फ्लूइड रेस्ट में होगा, तो व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। तो द करेक्ट आंसर जो है डी फॉर डेली। अगला क्वेश्चन ये लेमिनार फ्लो का क्वेश्चन है, क्लास में आपने देखा होगा, सेम क्वेश्चन। यहाँ पे एवरेज पूछा जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो एवरेज इसका क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है ना। एवरेज इसका क्या होता है? हाफ। तो देखो ये सीधा पूछता, वेलोसिटी प्रोफाइल इन फुली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो is a straight circular pipe as, ये हमें वेलोसिटी प्रोफाइल दे रखा है गिवन द एक्सप्रेशन, ये तो बोला dp अपॉन dpx इज कांस्टेंट, तो एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा इसका हाफ। सीधा क्लास में ये क्लासरूम का क्वेश्चन डायरेक्टली आपके आ गया था। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये बेसिकली अब बर्नौली इक्वेशन का जो प्रिंसिपल है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट फ्लो बिटवीन द टू स्टेशन 1 and 2 एट स्टेशन 1 प्रेशर वेलोसिटी इलिवेशन दे रखा था और 2 पे भी दे रखा था। फिर आपको जज करना था कि फ्लो किधर से किधर होता है। आप समझते हो जो हमारा फ्लो होता है हाई एनर्जी टू लो एनर्जी होता है, तो हम 1 पर भी एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है, 1 पे ये आ गया, 2 पर एनर्जी निकाल लेंगे, और जहां पे एनर्जी ज्यादा होगा उधर से फ्लो होगा, जिधर एनर्जी कम होगा। जब आप सॉल्व करोगे विल फाइंड द आंसर डी फॉर डेली फ्रॉम स्टेशन 1 से 2 एंड 1 से 2, और लॉस हो रहा है यहाँ पे पॉइंट लगाते हो ना, p अपॉन रो जी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखते हो ना आप लोग, है ना, जो भी ज्यादा आता है डायरेक्शन p1 अपॉन रो जी प्लस b1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z1 इक्वल टू क्या होता था? p2 अपॉन रो जी प्लस ऑफ v2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ऑफ z2 प्लस ऑफ hf हेड लॉस। अगर फ्लो 1 से 2 आ रहा तो यहाँ पे जिधर फ्लो होता है उधर हेड लॉस हम ऐड कर देते हैं ना, क्योंकि उधर जाएगा तो डिक्रीजिंग होगा, तो हेड लॉस होगा, कम होगा, मतलब जिधर जाएगा उधर हेड लॉस बढ़ता जाएगा ना आपका। यहाँ पे जितना एनर्जी आप, जैसे यहाँ मान लो यहाँ से फ्लो, तो यहाँ पे जितना, यहाँ मान लो ये 0.1 है, ये 0.2 है, तो यहाँ पे जितना एनर्जी है ये एनर्जी प्लस जब फ्रिक्शन में लॉस हुआ होगा तो निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? डी फॉर डेली। आ जाओ, सही बात है, आपका बहुत टाइम चला जाएगा, अभी हम लोग समझाएंगे बाद में, फटाफट आंसर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन लेमिनार फ्लो ओवर अ सरफेस फ्लैट प्लेट द थिकनेस ऑफ अ बाउंड्री लेयर एट अ डिस्टेंस 0.4 मीटर फ्रॉम द लीडिंग एज इज 4 mm, द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर थिकनेस लेयर डिस्टेंस एट ऑफ द 0.1 मीटर ही। सीधा ये 5x अपॉन आर करोगे, आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, एन वाइल ऑफ विस्कोसिटी 9 poise flowing through a horizontal pipe of 60 mm diameter, if the flow is laminar the pressure drop दे रखा है आपका, हाइजेन फार्मूला जो बोलते हो आपको, 100 मीटर along length of the pipe is 100 km per meter square, the average velocity of flow आप निकाल लोगे by using the formula, will find the answer is 2.25 meter per second। अगला क्वेश्चन, in case of immersed solid surface center of pressure always lie below the centroid, ये बात सही है ना, इमर्ज सॉलिड सरफेस में सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा, सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा सेंट्रॉइड से नीचे होगा, हमेशा होगा, तो पहला बात सही है, समझ रहे हो। दूसरा, इन केस ऑफ अनस्टेबल फ्लोटिंग बॉडी मेटा सेंटर लाई ऑलवेज अबव द सेंट्रॉइड, नहीं ये बात भी सही है सर। अनस्टेबल की बात हो रहा है ना, स्टेबल मैं हमेशा बताऊं, स्टेबल कब होगा? जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचा होगा, कहीं पर भी स्टेबल कब होगा? जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचा होगा। ये अनस्टेबल की बात कर रहा है, तो बोला मेटा सेंटर लाई ऑलवेज अबव द सेंट्रॉइड, तो ये बात बिल्कुल सही है। मेटा सेंटर ऊपर चला गया सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? बोथ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट इन ओके। इन केस ऑफ अनस्टेबल फ्लोटिंग बॉडी मेटा सेंटर लाई ऑलवेज अबव द सेंट्रॉइड, नहीं अबव द सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड नीचे आ जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, गलत है। अनस्टेबल फ्लोटिंग मेटा सेंटर लाइज अबव द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड से ऊपर के मतलब नीचा सेंट्रॉइड आ जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, बट ये अनस्टेबल है, इसका मतलब ये बात गलत है। तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये बेसिकली आप जो बुओयनेंसी चैप्टर है वहां से लिया गया है। ए मेटालिक बॉडी फ्लोट इन इंटरफेस मरकरी और वाटर का है, फिर ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कितना फ्रैक्शन है, तो 5.41 हो जाएगा। देखो ये क्या है, 3 पाइप एबीसी आर फ्लोइंग बेसिक ज्योमेट्रीज, ये आपको दे रखा है, ठीक है। पाइप कनेक्टेड इन सीरीज, कैसा कनेक्शन है पाइप का? तो पाइप का सीरीज कनेक्शन होगा, ऐसा है ना, D/2, फिर कुछ ऐसा हो गया होगा,
फिर 2D ऐसा हो गया होगा, ऐसे करके सीरीज कनेक्शन है पाइप का, ठीक है, सीरीज कनेक्शन है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आता है आपका, ये इक्वेशन गलत नहीं, L के पावर 5 वाला लगाओगे, है ना, D अपॉन L के पावर 5। बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर इज D फॉर डेली इज द राइट आंसर। इक्विवेलेंट लेंथ की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ए जेट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8 एंड एरिया 0. ये तो समझ रहे हो ना यार, रो जी ए भी स्क्वायर होता है। स्ट्राइक नॉर्मली स्टेशनरी प्लेट, कैसा प्लेट है, स्टेशनरी, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, हाँ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेट कॉन्साइड करता है सेंटर। नहीं दोस्त, एक बार जानते हो यहाँ पे ना जब हम वर्टिकली डिप करेंगे तब कॉन्साइड नहीं करेगा। जैसे हम कोई, अब मैं समझाऊंगा फिर, जैसे मान लो वॉलेट है, इसको मैं पानी में दो तरीका से डुबा सकता हूँ ना, एक मैं इसको ऐसे तो हॉरिजॉन्टली, और एक मैं इसको वर्टिकली ऐसे डुबाऊं। जब वर्टिकली डुबाओगे तो सेंटर प्रेशर हमेशा नीचे होगा सेंट्रॉइड से, बट अगर आप हॉरिजॉन्टली डुबाओगे, इस पर्स को ऐसे पानी में डुबाओगे, तब दोनों कॉन्साइड कर जाता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेगा कॉन्साइड। तो ये बात है, आपने शायद किसी ने भी, मैंने कमेंट देखा हूं। तो जेट ऑफ वाइल रिलेटिव डेंसिटी इतना है, तो यहाँ से फोर्स पूछा गया, फोर्स इक्वल टू रो जी ए भी स्क्वायर होता है ना, सिंपली आप लगा दोगे, यू विल पुट द वैल्यू एंड बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट द C फॉर चेन्नई। एचएम का क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक्स मशीन का। ये क्वेश्चन मैकेनिक्स का, माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इजी क्वेश्चन। फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन द फिगर, द रिएक्शन एट ए एंड डी, ए और डी पे, ए और डी पे, है ना, ए एंड डी पे रिएक्शन पूछा गया, तो ए एंड डी पे। अब ये काम करो, मुझे 5 मिनट दो रोकेश, इसका जो भी क्वेश्चन पे डाउट है यू कैन राइट आउट, मुझे पूछो, जो भी दिक्कत होगा 5 मिनट के बाद पूछो, मैं पहले एक बार आंसर दे दूं सारा। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा D फॉर डेली। सॉल्व करो, फोर्स बैलेंस करोगे, फिर मूवमेंट बैलेंस करोगे, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन, द एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपना न्यूट्रल एक्सिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ यहीं पे यहाँ पे ना डायग्राम मिसिंग है, समझ रहे हो, यहाँ पे डायग्राम मिसिंग है। तो जो डायग्राम मिसिंग होगा, अगर डायग्राम मिसिंग है माय डियर फ्रेंड्स, इन सच केस यू कैन इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन, मोस्ट एयरक्राफ्ट यूज जेट और टर्बाइन एरोजेनिक डिफरेंट स्पेशल फ्यूल विथ हाई ऑक्टेन नंबर आर यूज। इसमें से कौन सा सही बात पूछा, रैम जेट वगैरह की बात हो रहा है, तो 1 और 2 सही है, बट चौथा इसमें सही नहीं है, ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका, आपने सबने किया होगा। अगला क्वेश्चन, ये बॉयलर, ये बेसिकली हमारे पास बॉयलर सेट का क्वेश्चन है। द बॉयलर वॉल इज मेड ऑफ 2 लेयर, ए एंड बी, थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे रखा है ना, एक्सपेक्टेड थिकनेस ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी लेयर ये दे रखा है। इनर सरफेस ऑफ ए इज मेंटेन 1000 डिग्री सेल्सियस, आउटर सरफेस ऑफ बी पूछा जा रहा है। तो जब आप सॉल्व करोगे, ये लगा के अपना एसटीडी फ्लो, ये होता है ना हमारा पास, एसटीडी इक्वेशन लगाएंगे तो दोनों में सेम होगा हीट फ्लो, दोनों का हीट फ्लो सेम करेंगे हम, हमारे पास जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर आराम से आ जाएगा बाय सॉल्विंग दिस इंटरमीडिएट टेम्परेचर। आप समझ रहे हैं ना, ये डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम आंसर पे आते हैं, ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा 650 डिग्री सेल्सियस। और अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी मैं अब एट द एंड आपने से पूछ लेना कौन सा क्वेश्चन, अगर आपको कोई डाउट है विल चेक आउट इट। अगला क्वेश्चन, ये हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, बहुत एक्सपेक्टेड है। हर बार आपको मैं बोलता हूं कि थर्मल जो हमारा बात करते हैं वहां पे व्यू फैक्टर हमेशा क्वेश्चन आता है माय डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी हमारा व्यू फैक्टर से पूछा गया है, यू कैन चेक आउट इट, ठीक है ना, ये पढ़ लेना। और ये गेट का क्वेश्चन है, गेट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका था और आपके एग्जाम में आया, गेट में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपके जो आंसर आ जाएगा मेरे पास, व्यू फैक्टर F22 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे A1 F1 इक्वल टू A2 F1, फिर ये करेंगे हमारे पास आ जाएगा, फिर हम लोग सिमेट्रिकल रूल लगाएंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the temperature of a solid surface changes from 27 to 627 degree Celsius, then emissive power will increase in the ratio of, तो आप समझते हैं emissive power sigma t के पावर 4, यहाँ से होगा, इसको सॉल्व करोगे you will get ET इक्वल टू 81 E1, सॉल्व करोगे इजिली आपका आ जाएगा D फॉर डेली। 87 क्वेश्चन, एन इनक्लोजर कंसिस्ट ऑफ 4 सरफेस, अच्छा ये इनक्लोजर का है 1 2 3 4, व्यू फैक्टर फॉर रेडिएशन हीट ट्रांसफर वेयर 1 2 3 4 रेफर रिस्पेक्टिव सरफेस, F11 F22 F12 F13 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है, आराम से इसको भी आप लगा दोगे। किसी भी सरफेस के लिए इनक्लोजर के लिए F11 F2 1 2 सब मिला के क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। वैसे मान लो कोई इनक्लोजर है, कोई ये हमारे पास इनक्लोजर है, 4 सरफेस है, तो 1 2 3 4, 1 से निकल के कहाँ जाएगा, 1 से निकल के या तो 1 पे आएगा, या 1 से निकल के 2 पे जाएगा, या 1 से निकल के 3 पे जाएगा, या 1 से निकल के 4 पे जाएगा, सब मिला के कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। जितना भी निकल रहा है सॉल्व करोगे आपके पास F21 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ए हीट एक्सचेंजर क्वेश्चन है विथ हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया, ए ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपको दे रखा था,
टू फ्लूइड ऑफ हीट एक्सचेंजर्स C1 C2 से बड़ा है, द एनटीयू ऑफ द हीट एक्सचेंजर, एनटीयू क्या होता है, यूए अपॉन सी मिनिमम है ना, एनटीयू इक्वल टू क्या होता है, यूए अपॉन सी मिनिमम, ठीक है ना। तो जो सी मिनिमम होगा यूए अपॉन सी मिनिमम होता है, हमेशा बोलता हूं मैं क्लास में सी मिनिमम, तो यहाँ पे सी मिनिमम कौन है, C2 है ना सर, तो यूए अपॉन C2 हो जाएगा सर, जो भी सी मिनिमम होता है ये हो जाता है, तो करेक्ट आंसर इज ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ये हमारे पास बेसिकली दैट क्वेश्चन फ्रॉम द, हम जब अपना आईसी इंजन की बात करते हैं, फॉर 2 साइकिल कपल इन सीरीज, कैसे कपल किया गया माय डियर फ्रेंड्स, सीरीज में कपल किया गया, ओके। Tapping cycle has efficiency of 30% and the bottom cycle has efficiency of 20%. Overall combined efficiency पूछा जा रहा है, फॉर्मूला याद रखना, ओवरऑल में efficiency 1 plus efficiency 2 minus efficiency 1 into 2, होपफुली सबने कर लिया होगा, सॉल्व करने के बाद 44% आ जाएगा यहाँ से, B is the right answer। अगला क्वेश्चन, which of the following pairs of equation describe an irreversible heat engine, irreversible heat engine की जब मैं बात करता हूँ तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, इरिवर्सिबल हीट इंजन के केस में, जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी से क्वेश्चन, ये थर्मोडायनामिक्स क्लॉसियस इनइक्वालिटी। चलो गुड, अगला क्वेश्चन, ए रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीव्स 2 किलोजूल ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर, यहां से देखो 2 किलोजूल एट हाउ मच केल्विन, 1000 केल्विन, ओके 1000 केल्विन, एंड द अमाउंट ऑफ हीट यहां से इतना आ रहा है, ये करने के बाद अब एनर्जी बैलेंस करोगे सिंपली, तो पूछा जा रहा है द नेट वर्क आउटपुट, आपसे W नेट वर्क आउटपुट पूछा जा रहा है, आप सॉल्व करने के बाद यहां जो सॉल्व करोगे नेट वर्क आउटपुट हमारे पास आ जाएगा 1.4। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे देखोगे, इन अ बिलो फिगर E इज द हीट इंजन ऑफ विद द एफिशिएंसी ऑफ 0.4, ओके, R इज द रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर है, हीट इंजन है, गिवन दैट Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 3Q1 है, ठीक है, ठीक है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज, तो COP यहां से आप चेक कर लोगे, सॉल्व करने के बाद सर विल टेल द आंसर इज व्हाट 5। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन हमारे पास मटेरियल प्रोडक्शन का जो हम लोग बात करते हैं CNC का क्वेश्चन था, ठीक है ना। लैंग्वेज पढ़ने से देखो कहां से कहां तक जाना है, मैं थोड़ा बता दूं इसके बारे में, हालांकि मैं देखूंगा इसके सॉल्यूशन में कोडिंग का भी नॉलेज होना चाहिए था आपको। ये टूल ऑफ फैंसी मशीन हैज टू मूव अलोंग अ सर्कुलर फ्रॉम 5 टू 10 5 टू यहां से लेके 10 तक जाना है, व्हाइल परफॉर्मिंग इन ऑपरेशन द सेंटर ऑफ आर्क इज इतना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग NC टूल पाथ कमांडेड प्री मेंशन अबव, तो ये आंसर हो जाएगा D। कौन सा लेंगे एक्सिस, ये सब आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको इसकी ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज कोड का, G कोड का। चलो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, Z एक्सिस ऑफ मोशन, ये भी क्वेश्चन हमारे पास CNC से है, दैट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द CNC। Z axis of motion axis, Z axis of motion is always the axis of main spindle of the machine, okay। In DNC system many machine tools can be controlled, भाई सही बात है, DNC में हम बहुत ज्यादा को कंट्रोल कर सकते हैं एक साथ। In absolute NC system is one in which all position coordinate are referred to one fixed origin called at 0 point, सही बात है, तो तीनों यहाँ पे सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा D for Delhi। अगला क्वेश्चन, which of the following are true system tolerance of the shaft, होल बेसिक सिस्टम में क्या करते हैं, होल कांस्टेंट होता है, शाफ्ट आप लगातार चेंज कर सकते हो होल बेसिक सिस्टम में, सो इन होल बेसिक सिस्टम वेरियस शाफ्ट आर एसोसिएटेड विद अ सिंगल होल, होल हमारा एक ही होगा, बट वहां पे जो हम बात करेंगे किस चीज की, शाफ्ट हमारा अलग अलग होगा चेक करने के लिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल। 96 नंबर क्वेश्चन, which of the following will give the better chip flow, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव रेक एंगल, मटेरियल साइंस का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। मरकरी U2 मैनोमीटर, ये फिर से FM का क्वेश्चन है, बिटवीन द, इसको लगा होगा चलो मैनोमीटर का भी क्वेश्चन नहीं डाला हूं तो एक मैनोमीटर का भी क्वेश्चन दे देता हूं, है ना। तो सिंपली आप बोलोगे सर देखो हाइट वाइट सेम है, देखो ना सेम है ना, तो आप लिखोगे PA, है ना, मैं ये थोड़ा सा एक सेकंड कर ही दो, कोई बात नहीं, आप लिखोगे ना यहाँ पे, हाँ PA प्लस ऑफ रो AGH इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB प्लस ऑफ रो BGH, अच्छा सेम है सर, PA माइनस A बड़ा है, PA माइनस PB मैं करूंगा, PA माइनस PB की हम बात करेंगे, तो यहां से आप देखोगे तो रो, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, तो इसको क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव आएगा, SB को बड़ा होना चाहिए, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा B फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, which of the following is the best suited control for both HSLA स्टील प्लेट एंड कार्बन कंपोजिट स्टील, तो वाटर जेट कटिंग से इसको हम कट करते हैं, किससे दोस्त, वाटर जेट कटिंग से हम इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, उस्टॉफ स्टील किसको बोलते हैं, स्टील इज बेसिकली क्यूबिकल स्टील विद हाई कार्बन,
और लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, जर्मन सिल्वर इज, तो ये मैंने अभी जो आपका जो करवाया था याद होगा आपको, जो मैं आपको आज से 4 या 5 दिन पहले सेशन करवाया था, उसमें मैंने करवाया था जर्मन सिल्वर। तो कॉपर एलॉय मैंने परसेंटेज बताया था कि जर्मन एलॉय में हम बात करते हैं कोई कितना परसेंटेज क्या होता है, यहाँ पर उन्होंने बस नाम पूछा था, परसेंटेज भी नहीं पूछा था। तो ये इस तरह से हमारा ये सारा क्वेश्चन था। अब मैं आपको पूछूंगा, अगर किसी के पास, पहले ये बताओ किसी के पास कोई भी डाउट हो कि सर इस क्वेश्चन का आपने ये बताया ये होना चाहिए, यू कैन आस्क क्विकली। मैं आपको बस 5 मिनट नहीं दूंगा, 3-4 मिनट दूंगा, फटाफट बताओ किस किस क्वेश्चन पे डाउट है इफ यू हैव। बाद बाकी मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसपे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, सारा मैंने आपको यहाँ बता दिया हूँ। ये पीडीएफ अभी मैं आपको ग्रुप में डलवा दूंगा, या जो क्या बोलते हो ग्रुप, मतलब ग्रुप पे भी आ जाएगा, और क्या बोलते हो इसको यूट्यूब पे जो बोलते हो ना, इसमें डाल देंगे, किसमें दे देते हो, तो वहां पर भी आपको ये पूरा सेट मैं अवेलेबल करवा देता हूं। ये सब जो अलग अलग कलर में होगा, जो कलर में होगा आप समझ जाना, ये इसी का क्वेश्चन था, ठीक है। ये जूम हो गया था क्या, और ये था जब मैंने क्लास कहानी स्टार्ट किया था, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर में बोला है सर राकेश, नहीं अब आज सेंटर ऑफ प्रेशर पे आ जाते हैं दोस्त। पहला सही है यार, तुम अब मुझे ले चलते। कितना नंबर क्वेश्चन था यार ये, अब मैं कहाँ ढूंढूं, फटाफट फटाफट फटाफट, कितना नंबर क्वेश्चन था, किसी को आइडिया है सेंटर ऑफ प्रेशर वाला? ओके 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 ओके, तब तक आप लोग मुझे अपना मार्क्स बताओ। तब तक जो अभी मेरे साथ बने हुए थे, यू कैन टेल मी योर मार्क्स, आप अपना मार्क्स बताओ। जो अभी हमारे साथ बने हुए कितना ला रहे हो अप्रोक्सीमेट, शर्माने की बात नहीं है दोस्त, जो आ रहा आप सही बता सकते हो हमें। कहाँ गया यार, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आ रहा है, आ गया आ गया। मैकेनिक्स का चला गया क्या, ऊपर ही हो गया क्या? ये क्वेश्चन तो ठीक है ठीक है ठीक है। लेमिनार फ्लो, ठीक है। कितना नंबर था क्वेश्चन, देखा था किसी ने? क्या और नीचे हो गया क्या? कितना नंबर क्वेश्चन था, किसी ने देखा था? कितना नंबर क्वेश्चन था यार? स्टेटमेंट इज ट्रू, अच्छा ये तो रहा, चलो देखो यही था ना। देखो इन केस ऑफ इमर्ज सॉलिड सरफेस सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज लाई बिलो द सेंट्रॉइड। ओके गोट इट मिस्टर राकेश। आप बोले सर एक बात बताओ, इसमें बोला है इन केस ऑफ इमर्ज सॉलिड सरफेस सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज लाई बिलो द सेंट्रॉइड। सर सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचा होगा सेंट्रॉइड से, ये बात तभी सही है राकेश जब हम चीजों को वर्टिकली डिप करेंगे। सर अगर हॉरिजॉन्टली किए तो तब तो कॉन्साइड कर जाएगा सर। ओके गोट इट 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 ओके। या सेकेंड बोल रहा है, ये सही है, ये गलत स्टेटमेंट है यार। इन केस ऑफ इमर्ज सॉलिड सरफेस, बिल्कुल सही जवाब राकेश ने, यू हैव गिवन द राइट। सो इन केस ऑफ इमर्ज सॉलिड सरफेस, सर उन्होंने ये नहीं बोला वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, सर उन्होंने ये नहीं बोला वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, उन्होंने सिर्फ बोल दिया इमर्ज सरफेस। अब इमर्ज तो दोनों तरीका से हो सकता है, सही बात है सर, हम वर्टिकली भी चीजों को इमर्ज कर सकते हैं और सर हम हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब मैं वर्टिकली करूंगा सर तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचा होगा, ये बात सही है सर, लेकिन ये कब, जब हम वर्टिकल में करते हैं सर। बट अगर हमने हॉरिजॉन्टली कर दिया तब कॉन्साइड कर जाएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा यार। ऑलवेज इज द थिंग्स व्हिच मेक्स द थिंग्स इनकम्प्लीट, ठीक है। ये चीजें को गलत कर दिया, ऑलवेज नहीं होगा। हाँ ये ऑलवेज सही बात है, ऑलवेज करके क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि उन्होंने ये किया, हाँ यहाँ पे होता इमर्ज वर्टिकली, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता इमर्ज वर्टिकली, अगर ऐसा होता तब ये आंसर करेक्ट था, तब हमारे पास ये करेक्ट होता। क्योंकि इमर्ज कैसा, उन्होंने ऐसा बोला ही नहीं, वर्टिकली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है यार। वेरी गुड। अब देखो स्टेटमेंट बी देखता हूं। स्टेटमेंट बी क्या था सर, मतलब लैंग्वेज इन केस ऑफ अनस्टेबल इन केस ऑफ अनस्टेबल फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग मतलब मेटा सेंटर कॉन्सेप्ट आएगा, मेटा सेंटर लाई ऑलवेज अबव द सेंट्रॉइड। नहीं सर, जब सेंट्रॉइड नीचे आ जाएगा ना सर तो स्टेबल हो जाएगा सर, सेंट्रॉइड नीचे आने से स्टेबल हो जाता है सर। इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूं, हवाई जहाज होता है ना, हवाई जहाज एरोप्लेन में तुम देखते हो जितना तुम्हारा लगेज होता है ना, भारी भरकम चीज, इसको नीचे वाले पार्ट में रखते हैं। क्यों रखते हैं सर? ताकि नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहने से ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। तो ये बात इन केस ऑफ अनस्टेबल फ्लोटिंग मेटा सेंटर लाई ऑलवेज अबव, मेटा सेंटर हमेशा ऊपर होगा, मतलब सेंट्रॉइड नीचे होगा, सेंट्रॉइड नीचे होगा तो स्टेबल हो जाएगा सर। तो ये बात भी गलत है सर,
ये बात भी क्या है सर, गलत है। तो सर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, गलत जवाब। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट, गलत जवाब। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, गलत जवाब। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर रॉन्ग। D4 Delhi is the right answer. D4 Delhi is the right answer. Both statement are wrong. Is it clear? और किसी को कोई क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है? मेरे साथ ऑब्जेक्शन करो पहले। Anyone have any question further objection? पहले मेरे साथ करो, फिर हम लोग आयोग के साथ करेंगे ऑब्जेक्शन। और बताओ किसी के साथ और किसी कोई क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है? एनीवन? और मैं जो अभी आपको बताया हूं माय डियर फ्रेंड्स, है ना, जो मैंने आपको बताया हूं हमारा जो सब्जेक्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी मैं एक काम कर रहा हूं, सकता है ना, ये और कंफर्म कर दो, कौन सा राकेश? नहीं, गैंट नहीं होगा। यू हैव टू गिव द एनी रेफरेंस बुक। ऑनलाइन में कोई दे दे इसका मतलब नहीं है, यू हैव टू गिव द रेफरेंस बुक। जब हम चैलेंज करेंगे हम रेफरेंस बुक देंगे। ऑनलाइन में क्या दिया हुआ है, यू कैन नॉट ट्रस्ट मच मोर ऑन दैट थिंग्स, ठीक है। द करेक्ट आंसर होगा उसका वही जो तुम्हारा इंडस्ट्रियल का क्वेश्चन था, आंसर होगा बी ही। लेकिन फिर वही बात, गैंट का जो फुल फॉर्म बता रहा है इसलिए वो नहीं होगा, ठीक है। ये तुम्हारा इसमें कोई चेंज दिक्कत नहीं है, वो करेक्ट आंसर है, मैं खुद ही इसको आंसर दिया था, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। कहीं पे था तो आ जाओ। तो अब बात रहा कि सर एक बात बताओ, हमें हमारा कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखो एक बात आपको पता होगा, जो आयोग ने शायद जहां तक मुझे आइडिया था, कितना बुलाने वाला है जी, ये एक बार मैं सब्जेक्ट को फिर से देखो। मटेरियल साइंस से 21 क्वेश्चन, मशीन डिजाइन से 4, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्शन, तो मटेरियल साइंस से एक क्वेश्चन था जिसको हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन थ्योरी ऑफ मशीन से था, जहां पे डायग्राम के बारे में नहीं आया था, वहां ऑब्जेक्शन कर सकते हो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 2 क्वेश्चन जो मैं आपको अंडरलाइन किया हूं वो था, और एक ये इंडस्ट्रियल जो मैं अभी बता रहा था गैंट वाला, ठीक है ना, ठीक है। तो जो हम बात करते हैं ना जनरल अपना ये इंडस्ट्रियल, एक ही क्वेश्चन था बट वो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन बी अगर उन्होंने दिया आयोग तो ठीक है, ऑप्शन बी के बाद अगर कुछ भी दिया तो हम लोग चैलेंज करेंगे। वैसे भी आप कर सकते हो, अगर आपने ऑप्शन बी को छोड़कर कुछ और लगाया है देन यू कैन आस्क सर मुझे बताओ कहां पे ये लिखा हुआ है, मैं आपको बुक में दूंगा। कोई भी ऐसा बुक नहीं है जहां पे गैंट की वो बात करा हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हम ऑब्जेक्शन करेंगे। बाद में कहना सर कट ऑफ, तो देखो दोस्त कट ऑफ के बारे में मैं बहुत जल्दी अपना एक मैं आपको गूगल फॉर्म देने वाला हूं, और भी बच्चे से हमारे पास एक बार डाटा आ जाए किसका कितना मार्क्स आ रहा है माय डियर फ्रेंड, जब तक हमें ये नहीं पता चल जाए कि एग्जैक्टली किसको कितना मार्क्स आ रहा है तब तक हम लोग नहीं बता पाएंगे। और शायद हम पहला इंस्टीट्यूट है जो आपको आंसर की दिए हैं, तो अभी तक नहीं आया, एक बार आ जाए फिर उससे भी मिलाएंगे क्या आंसर है, कितना ऑब्जेक्शन में जा सकता है, उन्होंने क्या आंसर दिया है, ये तो हमारा आंसर है, लेट मी चेक देयर आंसर, अकॉर्डिंग टू दैट कितना ऑब्जेक्शन जा सकता है, कितना का नंबर बढ़ेगा। तो इस सब के आधार पे हम बहुत, अभी हमारे पास कोई रॉ डेटा अवेलेबल नहीं है सर, हमारे पास अभी कोई रॉ डेटा नहीं है जो मैं आपको जिसके आधार बता दूं एग्जैक्टली ये कट ऑफ है, तो ऐसा तो है नहीं। तो एक बार जब हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट या ज्यादा डाटा आ जाएगा उसको एनालिसिस करके हम बताएंगे, आंसर किया आ जाएगा, फिर हम देखेंगे कितना आंसर चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके आधार पर ही कर सकता हूं। लेकिन ओवरऑल जो मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन का पेपर आप क्या लगता है, आपको क्या रफ, आपको टफ लगता है या इजी लगता है या मॉडरेट लगता है, क्या लगता है आपको आइडिया? आप मुझे ये आइडिया दो, आपको पेपर देखने के बाद क्या लगा, ये मॉडरेट था या टफ था या इजी था, इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू टफ था, समझ रहे हो बात, क्या लग रहा है, या इजी टू मॉडरेट था, क्या लग रहा है आपको? आपको अपना एनालिसिस बताओ मुझे। और मैं जैसे बताया था गूगल शीट दे दूंगा, उसमें आप अपना ईमानदारी से अपना नंबर बताना, ऊपर नीचा नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं, फिर कट ऑफ सही नहीं हो पाता है। मॉडरेट टू टफ था, देखो शुभम, ठीक है, आपके अनुसार से आइडिया लग रहा है। सर एक क्वेश्चन एसटी में भी ऑब्जेक्शन है सर, बोथ वैल्यू गिवन फॉर लेटर ए, सुमित बोरा, लेट मी चेक, आप बता रहे सर एक क्वेश्चन हीट ट्रांसफर में, मैं आपकी डॉट लेता हूं, ठीक है, अभी मुझे बता देना क्वेश्चन नंबर, अगर आपने देखा होगा मैं देखता हूं। हीट ट्रांसफर का एक क्वेश्चन वो बता रहा है कि सर यहाँ पे कुछ था, विल चेक आउट इट। मार्क्स बता दो सही सभी भाई, हाँ मार्क्स आप डिस्कस कर लो, मुझे टाइम दो, मैं एक कभी आपके लिए शॉर्ट लेके आऊंगा और उसमें मैं आपको बता दूंगा व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक बार हमारे पास डाटा है, देखो मुझे पूछोगे सर आपको क्या लगता है क्वेश्चन, आपको क्या लग रहा है, बीइंग एन टीचर आप क्या सोच रहे हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या था।
सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बोलूं तो इजी बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन टफ भी बोलना उचित नहीं होगा यार। इसको मैं टफ बोल दूं, नहीं नहीं, आप ए ही हो इतना आप सस्पेक्ट करता है, तो मैं बोलूंगा मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है, मतलब एग्जैक्टली मॉडरेट भी ना बोलूं, इजी की तरफ शिफ्टेड है, मॉडरेट आप मान के चलते हो, मतलब ना तो टफ था ना ही हार्ड था, थोड़ा इजी भी बोलेंगे, लेकिन उतना भी इजी नहीं था। कैलकुलेशन था, विदाउट कैलकुलेटर मेकिंग अ कैलकुलेशन रियली वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। बहुत ज्यादा क्वेश्चन था जहां पर आपको कैलकुलेटिव होता, टाइम लगता, तो ओवरऑल क्वेश्चन मॉडरेट था माय डियर फ्रेंड्स। समझ रहे हो बात? तो हाँ, इजी टू मॉडरेट। और अभी मैं ये नहीं बता पाऊंगा, आप लोग मेरे मुंह में उंगली दे के बुलवाना चाहते हैं कि मास्टर बोल दे कि इतना कट ऑफ जाएगा, नहीं बता सकता माय डियर फ्रेंड्स, अनलेस एंड अनटिल यू नॉट गेट द मच मोर डाटा ऑफ यू गाइस। ये मैं आपको शेयर करूंगा, आप अपना डाटा दोगे, देन वी विल गोइंग टू सिंप्लीफाई। लेकिन एक चीज तो है, आप समझ रहे हो, आई थिंक 1/4 30 36 40 50 स्टूडेंट इज ओनली गोइंग टू कॉल फॉर द मेंस। और बताऊंगा जिसका भी माय डियर फ्रेंड्स अच्छा नंबर आ रहा है, समझ लो बात, आपको वेट नहीं करना है, मेंस का बैच फटाफट स्टार्ट कर देना है, बिकॉज यू डोंट हैव अ टाइम, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सो स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन नाउ। और समझ रहे हो एग्जाम में हर एक, अब आप एग्जाम दियो, पता चल रहा है किस टाइप का आ रहा है क्वेश्चन, तो ये हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसा था अजीत, कुछ ऐसा क्वेश्चन था माय डियर फ्रेंड्स जो अनएक्सपेक्टेड था, जो ऐसा क्वेश्चन था जो एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे आपने ये ग्राफिक्स वगैरह वाला देखा था, ध्रुव वाला देखा था, ध्रुव दिस इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाली बात था, ये कुछ क्वेश्चन था जो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ठीक है, ये सबके लिए था, सिर्फ आपके लिए नहीं था, तो कोई बात नहीं। 25.33 था आई थिंक, लेट मी चेक। ये मुझे पूछ रहा है सर निगेटिव कितना था, 0.25 था, 0.25 था। ये देखो, देखो यहाँ पे, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/4 0.25, यहाँ दिख रहा है ना, 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। तो 1/4 आपका निगेटिव था माय डियर फ्रेंड्स, यही था। ठीक है, ठीक है, तो होपफुली चीजें आपको समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो एक बार हम लोग और डाटा आता है, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे और फिर मिलेंगे दोस्त। मैं आपको बोलूंगा अगर आपका नंबर ठीक ठाक है माय डियर फ्रेंड्स, है ना, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर आपका नंबर ठीक ठाक है और ये 3 4 5 क्वेश्चन है जहां पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, हम आप लोग किसके लिए हैं, हेल्प करने के लिए, देंगे डाटा, तो इसके अनुसार 4 5 नंबर आप एक्स्ट्रा कर लो, जो भी आपका मार्क्स आ रहा है। अच्छा, ये ऑब्जेक्शन होगा तो खैर सबके लिए होगा, ऐसा नहीं सिर्फ आपके लिए होगा, सबको इससे फायदा होगा। तो इतना है, अगर आपका ठीक ठाक मार्क्स बन रहा है, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर मेंस। ओके, एक बार आंसर किया था, फिर हम लोग आपसे मिलेंगे, वहां पे हम डिटेल कट ऑफ की बात कर लेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो थैंक यू एंड होपफुली आपका एग्जाम बिल्कुल गया होगा, अच्छा गया होगा। गुड लक and we'll meet in the next time. Okay my dear friends, thank you all. Anyone have any doubt? Clear है ना सारी चीजें? ठीक है, चलो मैं भी कोशिश करता हूं भाई, मैं चाहूंगा कि ऑब्वियस सी बात है आप सबका अच्छा से गया हो, अच्छा आप कट ऑफ क्लियर कर लो, और मैं बता दूंगा क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सेशन को ओवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।